हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम जो आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी है, 12th क्लास की एनसीईआरटी में जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 12th क्लास की एनसीईआरटी में जो कंप्यूटर नेटवर्क है, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर, वो आपका यूनिट 5 के अंदर आता है। ठीक है, यूनिट 5 में आता है। साथ ही इसके अंदर जो है वहां पर 4 चैप्टर गिवन है। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। तो 4 चैप्टर में आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क वहां पर फिनिश हो रहा है। तो वही आज हम पूरा का पूरा एक ही वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर हम सारी चीजें देखेंगे कि नेटवर्क की सिक्योरिटी क्या है, जो आपके क्या क्या हम करते हैं, उसके बाद आपकी जो किस किस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्विचिंग टेक्निक देखेंगे, उसके बाद जो है आपका टोपोलॉजी देखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो आपका ये जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, यही आपका जो है टीजीटी पीजीटी का ऑलमोस्ट सिलेबस है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी का ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कंप्यूटर नेटवर्क का यही है। यही आपको अच्छे से करने की जरूरत है। ठीक है, साथ में मोबाइल टेक्नोलॉजी भी आज हम करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा कि आज हम करेंगे क्या। अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं भी, क्योंकि लंबी क्लास है तो कंटिन्यू फटाफट स्टार्ट करते हैं कि क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि नेटवर्क क्या होता है। अभी कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, नेटवर्क पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, तो यही देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो नेटवर्क क्या होता है। अभी नेटवर्क जो है वो आपका कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, मतलब वो आपका कलेक्शन जो आपका इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर से जो है कनेक्ट कर रहा है, उसको आप कंप्यूटर नेटवर्क कहोगे। अब यहाँ पर टर्म आ रही है आपकी इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि अब इंटरकनेक्टेड क्या है भाई। तो इंटरकनेक्टेड वो होता है कि जैसे सपोज ये एक लैपटॉप है और आपका एक ये है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ शेयरिंग हो रही है यहाँ पर। शेयरिंग कोई भी चीज को लेकर हो सकती है। जो शेयरिंग हो रही है, जो आपस में जो ये शेयर कर रहे हैं, वो आपका इंटरकनेक्शन आता है। तो यहाँ पर 2 की बात करिए, यहाँ पर 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, मतलब कलेक्शन करना है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का। जैसे आजकल हम लोग भी तो करते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना है, जैसे ईमेल के थ्रू, वैसे नॉर्मल इतनी सारी आपकी सोशल साइट्स हैं, उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को जो शेयर करवाते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, इसके साथ ही 2 कंप्यूटर आर सेड टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर कैपेबल ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है कि 2 कंप्यूटर को हम इंटरकनेक्टेड कब कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि इंटरकनेक्टेड क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है जब 2 चीजें आपस में कनेक्ट कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ उनके बीच में क्या होनी चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए भी, शेयरिंग होनी चाहिए। तो वही आपका कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, तो 2 कंप्यूटर को आप इंटरकनेक्टेड तभी कहोगे जब वो एक दूसरे के अंदर कैपेबल है इंफॉर्मेशन को शेयर और एक्सचेंज करने के लिए। क्लियर है भाई कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। आप आई होप आपको याद भी हो गई होगी। द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। और आपका जो इंटरकनेक्टेड, आप 2 कंप्यूटर को तभी कहोगे जब वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज और शेयर करवा रहे हैं। ओके ओके भाई, आई होप इतना आपको क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, यानी कि नीड, कि हमें ये पता चल गया कि नेटवर्क क्या होता है। अब हम देखेंगे कि नेटवर्क की हमें जरूरत क्यों पड़ी। नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत, कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहला है रिसोर्सेज को शेयर करवाने के लिए। अगर आप किसी के साथ कुछ शेयरिंग करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, आपको नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, रिलायबिलिटी, कॉस्ट फैक्टर, कम्युनिकेशन मीडियम, तो ये सारी चीजें, मतलब इन सारी चीजों की वजह से जो है हमें इसकी क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। मेन तो आपका शेयरिंग ही था कि भाई आप एक जगह पे बैठे और आप दूसरी जगह पे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी आप इंफॉर्मेशन को इजीली पास ऑन कर सकते हो। ठीक है, ड्यू टू नेटवर्क। तो नीड आपको समझ में आया। तो सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग। तो रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है, मीन्स टू मेक ऑल प्रोग्राम डेटा एंड पेरिफेरल्स available to anyone on network is irrespective of physical location of the resources and the users। क्या कहला रहा है, रिसोर्स शेयरिंग आपका क्या होता है, रिसोर्सेज को आप शेयर करवा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे।
वो कुछ भी हो सकता है, आपका डेटा हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है, आप किसी के साथ भी कुछ किसी चीज से रिलेटेड भी आप शेयरिंग कर सकते हो, तो वो आपकी होगी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, क्या है भाई रिसोर्सेज? कुछ भी हो सकता है, जो भी आप यूज कर रहे हो वो आपके सारे क्या है, रिसोर्सेज। ठीक है, तो क्लियर है भाई, ये क्लियर है। अब देखो रिलायबिलिटी क्या होता है। रिलायबिलिटी क्या होगा, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कितना रिलायबल है, आप एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हो, क्या वो सेफ है, मतलब क्या उसको वहां तक भेजना सही है। ठीक है, तो मीन्स टू कीप द कॉपी ऑफ अ फाइल और टू और डिफरेंट मशीन इज वन इज अनअवेलेबल ड्यू टू सम हार्डवेयर। ठीक है, मतलब रिलायबल है या नहीं ऑफ एनी अदर कॉपी कैन बी यूज, मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर आप किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हो, कि जो उसकी रिलायबिलिटी है वो कितनी है। ठीक है, आप मतलब वो बिल्कुल सही है, सेफ है, सिक्योर है। ठीक है, अब देखो कॉस्ट फैक्टर। अब आपने रिसोर्सेज को यूज किया, सपोज करो आपको छोटा सा जो है मैसेज पास ऑन करना था। ठीक है, छोटा सा मैसेज पास ऑन करना है, तो पहले क्या होता था, ना फोन होते थे, ना कोई आज के जैसा कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया है। ठीक है, आपके बहुत सारे हैं, ट्विटर है, इंस्टा है। ठीक है, बहुत सारे आपके जो हैं जहाँ से आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अगर लोगों को कोई भी अपनी बात किसी को समझानी है, किसी के साथ कुछ शेयर करना है, तो जैसे ये एक सिटी है और इसको दूसरी सिटी में जाना पड़ता था स्पेशल, उससे क्या होता था, इसका पूरा दिन तो खराब होता था, एक दिन इसका पूरा दिन खराब हो गया या फिर 2 दिन भी लग जाते थे। साथ में वो छोटी सी बात आई, ये कन्वे करके आता था। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसकी कॉस्ट लगी वो अलग। ठीक है, और यही आज की टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि आपके पास कॉल्स इतनी सस्ती हो रखी हैं, एक तरीके से फ्री है, आप इंटरनेट का रिचार्ज करो आपको कॉल मिल जाती है फ्री में। ठीक है, आप फ्री में कॉल कहीं पर भी कर सकते हैं। तो वही है कि जो आज के टाइम पे जो काम आपका थोड़े से रुपए में हो रहा है, वही पहले जो है आपका दिन भी वेस्ट होता था और आपका जो है पैसा भी ज्यादा लगता था। कॉस्ट फैक्टर, इट इज ग्रेटली रिड्यूस द कॉस्ट सिंस द रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड। इसने क्या किया है, जो आपकी कॉस्ट है उसको बहुत हद तक क्या किया है, रिड्यूस किया है। ठीक है, साथ में आपके टाइम को भी सेव किया है। ठीक है, टाइम को भी यहाँ पर सेव किया है। क्लियर है भाई? आई होप आपको ये जो रियल लाइफ का एग्जाम्पल है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, तो मीन्स वन कैन सेंड मैसेज एंड वॉट एवर द चेंजेस एट वन एंड आर डन कैन बी इमीडिएटली नोटिस एंड अनदर। ठीक है, अब क्या जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो भाई, ठीक है, जो आप मैसेज सेंड कर रहे हो, व्हाट आर द चेंज एंड वन एंड आर डन कैन बी इमीडिएटली नोटिस एट अनदर। ठीक है, तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन को जो भी किस मीडियम के थ्रू आप पास ऑन करें वो हम पढ़ेंगे भाई, अभी सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, ओके, अब देखो भाई, अगर नेटवर्क की कुछ एडवांटेज हैं, कुछ क्या बहुत सारी एडवांटेज हैं, तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। अगर किसी के अंदर अच्छाई है तो उसके अंदर बुराई भी तो है। ठीक है, तो ऐसे ही इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि आप यहाँ पर देखोगे। सबसे पहले आता है आपका थ्रेट टू डेटा। ठीक है, थ्रेट टू डेटा आपका क्या कहता है भाई, ध्यान से देखो। कंप्यूटर नेटवर्क में बी यूज बाई अनऑथोराइज यूजर। सपोज करो आपके कंप्यूटर नेटवर्क को किसी अनऑथोराइज यूजर ने असेस कर लिया, मतलब आपने उसको असेस की पावर नहीं दी। ठीक है, आपके उसको उसने हैक कर लिया या फिर क्रैक कर लिया। ठीक है, यूजर्स टू स्टील और करप्ट द डेटा, आपके डेटा को उसने क्या कर लिया, चुरा लिया। ठीक है, चुरा लिया। ठीक है, एंड इवन टू डिप्लॉय कंप्यूटर वायरसेस, आपके कंप्यूटर के अंदर वायरसेस डाल दिए, कंप्यूटर वर्म्स ऑन द नेटवर्क। फाइल सिक्योरिटी हैज टू बी टेकन केयर ऑफ एक्सटेंडिंग नेटवर्क टू द फैन। ठीक है, सीधी सी बात यह है, थ्रेट टू डेटा, आपके डेटा को चुराना। जो भी आपका वेब के ऊपर, जो भी आपका ऑनलाइन जो डेटा पड़ा है, वो आपका सारा का सारा डेटा उसने क्या कर दिया, करप्ट कर दिया, उसने आपके डेटा को चुरा लिया। ठीक है, तो ये मेन डिसएडवांटेज है भाई, क्योंकि आप कुछ ना कुछ इतनी एडवांटेज मिली है तो उसके साथ आपको कुछ डिसएडवांटेज भी तो देखनी पड़ेंगे। उसके बाद है डिफिकल्ट टू सेटअप। डिफिकल्ट टू सेटअप, डिफिकल्ट टू सेटअप में क्या आएगा भाई, the system on a network are more sophisticated and complex to run. Sometimes setting, एक सेकेंड भाई, हाँ जी देखो, समटाइम सेटिंग अप नेटवर्क एक्चुअली लार्ज नेटवर्क, मतलब सर क्या होता है, समटाइम बड़े बड़े नेटवर्क हो जाते हैं तो उसको हमें सेटअप करना जो है
थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सिस्टम आर बैडली मैनेज्ड, सर्विस कैन बिकम अनयूजुअल if an addition to this larger network may also be very costly to set up and maintain, ठीक है। often a specialist may be needed to run and maintain of a network, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी डिफिकल्टी, जो भी आप सेटअप कर रहे हो तो आपको उसके अंदर क्या आएगी, डिफिकल्टी आएंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहला है कि अगर आपका डेटा चोरी हो गया तो आपको प्रॉब्लम आएगी, डिफिकल्टी अगर आप सेटअप कर रहे हो मतलब आपके बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हो चुका है तो उसको सेटअप करने में भी तो मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क है, वायर्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो वही सब, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, कैसे जो है नेटवर्किंग का इवोल्यूशन हुआ, कैसे जो है वो आपका नेटवर्किंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई आपके आरपानेट की, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो आपका नेटवर्क था, क्वेश्चन आ जाए, जब सबसे पहला आपका नेटवर्क कौन सा था भाई, आरपानेट, जो 1969 में यूएस गवर्नमेंट फॉर्मेड एन एजेंसी नेम्ड एज आरपानेट। और स्पेशली जो सेकेंड इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा वो ये बनता है कि आरपानेट की जो डेफिनेशन है, सॉरी फुल फॉर्म है वो क्या होगी, ठीक है। तो आरपानेट की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी भाई, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट वेरियस यूनिवर्सिटीज, ठीक है, एंड डिफेंस एजेंसीज। तो आरपानेट की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये क्या कर रहा है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आरपानेट का, वाज टू डेवलप नेटवर्क दैट कुड कंटिन्यू टू फंक्शन एफिशिएंटली इवन इफ इवेंट ऑफ न्यूक्लियर अटैक, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इंटरनेट। अब इंटरनेट तो बहुत ही ज्यादा वाइड है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड है। तो इंटरनेट आपका क्या होता है, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इट इज नॉट ओन बाई एनीबडी, ठीक है। लास्ट उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आरपानेट है वो, जो आपका इंटरनेट है वो किस किस से मिलकर बनता है, कोई बताएगा। आरपानेट है, जो इंटरनेट है वो किससे मिलकर बनता है, एक तो आरपानेट से प्लस नेट से प्लस आपके जो प्राइवेट नेटवर्क हैं, इन सबको मिला के आपका क्या बनता है, इंटरनेट बनता है। तो इंटरनेट जो होता है वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क का, ये किसी का ओन नहीं होता, ये हर किसी, इट इज नॉट ओन बाय एनीबॉडी, ये किसी का अपना नहीं है। सब क्या होता है, जैसे हमारा इंटरनेट का पैक खत्म हो जाता है हम रिचार्ज करते हैं, है ना, तो वही है, क्लियर है भाई। लेकिन इंटरनेट आज के टाइम पे सबके पास होता है कि नहीं होता, लेकिन वो भी एक टाइम पीरियड के अनुसार कि भाई 28 डेज का है, 56 दिन का है, या फिर 70 का, या 1 ईयर का है, जो भी आपने प्लान ले रखा है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद आता है इंटरस्पेस। इंटरस्पेस क्या होता है भाई, इंटरस्पेस अगर मैं बात करूं, इंटरस्पेस जो है यहाँ पर जो क्लाइंट या सर्वर है, ठीक है, वो अलाउ करते हैं मल्टीपल यूजर को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, मल्टीपल यूजर को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है। इसमें जो है आप रियल टाइम में कर सकते हो, लाइक टाइम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट चैट इन डायनामिक 3D एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें आप करते हो भाई, करते हो कि नहीं करते, कि भाई आप जो है रियल टाइम में हम किसी से चैट कर रहे हैं, किसी से वीडियो चैट कर रहे हैं, ऑडियो कर रहे हैं, ठीक है, 3D एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें हम आज के टाइम पे करते हैं कि नहीं करते, तो वही सब है इंटरस्पेस, ठीक है। इसी के साथ आपका हिस्ट्री का जो छोटा सा पोर्शन था वो होता है खत्म। अब देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ अ नेटवर्क, ये आपको जो नेटवर्क है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों आप नेटवर्क को यूज कर रहे हो भाई, ठीक है। तो देखो भाई रिक्वायरमेंट देख लो एक बार, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ी रिक्वायरमेंट्स में, कि अगर आपके पास नेटवर्क है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है एटलीस्ट 2 कंप्यूटर। अब भाई आप जब किसी के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करवाओगे, और कंप्यूटर की डेफिनेशन ही यही कहती है कि इंटरकनेक्टेड ऑफ नेटवर्क, और इंटरकनेक्टेड का काम वही होता है जब मिनिमम 2 कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो और इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, एटलीस्ट 2 कंप्यूटर होने चाहिए जिसमें एक सर्वर हो, एक आपका क्लाइंट वर्क स्टेशन होना चाहिए, ठीक है। एनआईसी की आपको जरूरत पड़ती है, कनेक्शन मीडियम की आपको जरूरत पड़ती है कि आप वायर यूज कर रहे हो या वायरलेस यूज कर रहे हो। वायर की भी बहुत सारी टाइप आ जाएंगी, 2-3 की, कोएक्सियल केबल क्या होती है, फाइबर ऑप्टिक क्या है, ट्विस्टेड पेयर क्या है, ठीक है। फिर उधर से आपका जो है इंफ्रा क्या होती है, रेडियो वेव्स क्या होती है, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, तो ये सारे आपके वायरलेस हो गए, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडो NT 2000, नोवेल, नेटवेयर, यूनिक्स एंड लाइनेक्स, तो इन सारे जो आपके सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
तो ये है आपका किसी एक नेटवर्क के लिए आपको इतनी सारी चीजें आपके पास होना जरूरी है। क्लियर है भाई? ओके, आगे देखो। अब नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी देखो, मतलब इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या क्या होती है। सबसे पहले आता है आपका नोड्स या वर्क स्टेशन, जिसको आप सर्वर और क्लाइंट भी बोल रहे थे। तो नोड्स क्या होती है, यानी कि वर्क स्टेशन क्या होता है? कंप्यूटर बिकम्स अ नोड कॉल्ड वर्क स्टेशन एज सुन एज इट इज अटैच्ड टू network. Each user on a network work on workstation. If there is no node, there would be no network. अगर आपके पास कोई नोड नहीं है तो आपके पास कोई भी नेटवर्क नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सर्वर, ठीक है। सर्वर क्या होता है? कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। ये क्या करता है? कंप्यूटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप डेटा को शेयर कर सको, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, मतलब किसी भी फॉर्म में डेटा को शेयर कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। नेटवर्क कैन हैव मोर देन वन सर्वर। एक नेटवर्क के पास एक से ज्यादा जो है सर्वर हो सकते हैं। इस सर्वर हैज अ यूनिक नेम। हर एक सर्वर का अपना एक यूनिक नेम होगा। जैसे आप यहाँ पर हम एग्जांपल लें ऑनलाइन शॉपिंग का, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग का अगर मैं एग्जांपल लूँ, और ऑनलाइन शॉपिंग में अगर आपको जो है अपने डेटा को अगर आपको अपनी कोई चीज़ मंगवाई है तो आप पर्टिकुलर एक अपना एड्रेस दोगे, वो एड्रेस आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि नेटवर्क में कई सारे सर्वर हो सकते हैं, लेकिन हर एक सर्वर का जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए। जैसे एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारे घर हैं, ठीक है, लेकिन उन हर एक घर का जो है अपना पर्टिकुलर एड्रेस तो होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि 10 घरों का एक ही एड्रेस हो, नहीं भाई, हम उस एड्रेस से ही तो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फलाने का घर है, ठीक है। सो क्लियर है भाई? ओके, each server has a unique name by which it identify by all server can 2 types, ठीक है, 2 टाइप्स की होंगी। कोई डाउट हो तो भाई आप कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। अब देखो, सर्वर आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डेडिकेटेड और सेकेंड वन होता है आपका नॉन डेडिकेटेड, ठीक है। अब डेडिकेटेड एंड नॉन डेडिकेटेड में क्या डिफरेंस है अभी समझ में आ जाएगा। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। तो डेडिकेटेड सर्वर क्या होते हैं? जो डेडिकेटेड सर्वर होते हैं वो एक बड़े नेटवर्क पे होते हैं, बड़े नेटवर्क के अंदर इंस्टॉलेशन होती है। जैसे अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, अगर आजकल किसी को भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है ना, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ जाता है? गूगल पे। जितने भी आपके सर्च इंजन है वहां पर जाएगा और फटाक से जो है किसी के बारे में भी मुझे सर्च करना है, फटाक से मैं वहां पर टाइप करूंगी और उससे रिलेटेड मुझे हजारों की जो है इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ जाएगी, ठीक है। और एक अकेली मैं ही ऐसी नहीं हूँ, दुनिया मतलब ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो है आपको बहुत सारे ऐसे बंदे मिलेंगे 24 घंटे जो है इस चीज को यूज करते हैं। और गूगल पे ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रखी है, ठीक है। हो रखी है कि नहीं हो रखी? कि भाई अगर आप पर्टिकुलर किसी एक बंदे का नाम लिखोगे तो उस, जैसे आपने लिखा वरुण, तो उस वरुण से रिलेटेड आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो वही है, अगर आप किसी पर्टिकुलर, जैसे आपने कंप्यूटर लिखा तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ वहाँ पर देखने को मिलेगा। इमेजेस आ जाएगा, जितनी भी आपके पास जितनी भी डेफिनेशन हो सकती है, जितनी भी थ्योरीज हो सकती है, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से हिस्ट्री से लेके सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो वही है, ये होता है डेडिकेटेड, जो कि एक बड़े नेटवर्क पे हो रहा है। तो ये आपका बड़ा नेटवर्क है, एक बड़ी नेटवर्क पे आप जो है कुछ भी सर्च कर रहे हो जो कि 24 घंटे सर्च हो रहा है, स्पेशली एक चीज नहीं, हजारों चीज वहां पर सर्च कर सकते हो, सब कुछ उसके अंदर फिटेड है, ठीक है। आजकल कहते हैं ना गूगल बाबा है ना, मतलब गूगल बाबा ऐसे बोलते हैं ना, तो वही है, ठीक है। अब ये होता है आपका डेडिकेटेड, जो कि एक बड़े नेटवर्क पे होता है, ठीक है। अब होता है नॉन डेडिकेटेड। नॉन डेडिकेटेड की अगर मैं बात करूँ तो नॉन डेडिकेटेड जो आपका सर्वर है वो आपका एक छोटे नेटवर्क पे होता है, ठीक है, स्मॉल नेटवर्क। हाँ जी, स्मॉल नेटवर्क पे होता है। वर्कस्टेशन कैन डबल अप अ सर्वर, दिस सर्वर आर नोन एज नॉन डेडिकेटेड। तो अब इसका एग्जांपल क्या होगा भाई? अगर हमने बड़े का एग्जांपल देखा तो हम इसका भी एग्जांपल देंगे। सपोज कि आपने अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जैसे आपने क्या किया है, ये एक कंपनी है, ठीक है, और एक ये सेकेंड कंपनी है, और सेम कंपनी है भाई, ठीक है, एक ही कंपनी है, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपने डेटा को एक सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर करवा दिया। जैसे अब ये एक्स सिटी के अंदर है, ये वाई के अंदर है, ये जेड सिटी के अंदर है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि भाई है तो एक ही कंपनी, मतलब, लेकिन सिटीज अलग हैं कि भाई ये सिटी में आजकल देखा ना इतनी सारी ब्रांचेस हो जाती हैं, अलग अलग स्कूलों की भी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो वही है कि एक नंबर ऑफ जो है सिटीज के अंदर आपकी एक ही कंपनी है, एक ही ब्रांच की, तो उस ब्रांच का डेटा एक सेंट्रल उस सर्वर के अंदर डाल दिया। जो पर्टिकुलर अगर इनमें से किसी भी कंपनी को इन्फॉर्मेशन लेनी होगी कि फलाने की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो टाइप, ठीक है। तो ये होता है एक छोटे लेवल पे।
कि पर्टिकुलर हम एक ही चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, और डेडिकेटेड में क्या हो रहा है कि हम पर्टिकुलर हज़ारों चीज़ों के बारे में सर्च कर रहे हैं और सारी की सारी जो है उसके अंदर फीडेड हैं, ठीक है। तो वही है, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन डेडिकेटेड नेटवर्क हो जाएगा, वो आपका डेडिकेटेड नेटवर्क हो जाएगा। क्लियर है भाई, डेडिकेटेड एंड नॉन डेडिकेटेड। ओके, अब देखो एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है भाई, network interface unit is device that is attached to each other, the workstation and the server, which helps to establish communication between the server and the workstation, ठीक है। as soon as standalone ये जो आपका NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है, वो आपका डेटा लिंक लेयर पर होता है। कौन सी लेयर पर होता है, डेटा लिंक लेयर पर। तो कंप्यूटर बिकम है वर्क स्टेशन, यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर वो क्या बन जाएगा, एक वर्क स्टेशन बन जाएगा। इट नीड्स एन इंटरफेस टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद द नेटवर्क, बिकॉज विदाउट दिस वर्क स्टेशन विल नॉट बी एबल टू शेयर नेटवर्क इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। तो NIC जो होती है वो बेसिकली इंटरप्रेटर पे बेस होती है। इंटरप्रेटर क्या होते हैं, जो आपका हाई लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, कंपाइलर, और जो आपके इंटरप्रेटर हैं आपके क्या है, ठीक है। एंड ऑल्सो नोन एज टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, इसको हम TAPP भी कहते हैं। तो टैप अगर सम टाइम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फुल फॉर्म भी देख लो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, द NIC मैन्युफैक्चरर असाइन अ यूनिक फिजिकल एड्रेस टू इच NIC कार्ड, हर एक का यूनिक होगा, और ये जो है वो आपका मैक एड्रेस पे होता है, यानी कि डेटा लिंक लेयर पर होता है, ठीक है। क्लियर है भाई, हाँ जी। अब हम देखेंगे हमारी स्विचिंग टेक्निक, ठीक है, कि स्विचिंग की जो है कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, और इनको हम कैसे पढ़ेंगे कि डेटा जब आप ट्रांसमिट करते हो, जब एक नेटवर्क जब आप डेटा को भेजोगे नेटवर्क के थ्रू, तो किस किस जो है कौन सी टेक्निक आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी स्विचिंग टेक्निक जो होती है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। कितनी 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है सर्किट स्विचिंग, एक होती है आपकी मैसेज स्विचिंग, और एक होती है आपकी पैकेट स्विचिंग, ठीक है। नाउअडेज जो है हम सर्किट स्विचिंग का यूज़ जो है वो बहुत नहीं करते हैं, ठीक है। पैकेट स्विचिंग हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखो सर्किट स्विचिंग क्या होती है। तो स्विचिंग टेक्निक इज यूज टू ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क, ठीक है, ये तो समझ में आ गया है आपको। अब देखो सर्किट स्विचिंग क्या होता है। इन सर्किट स्विचिंग टेक्निक फर्स्ट द कंप्लीटेड एंड टू एंड ट्रांसमिशन, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये आपका ये सेंडर है और यहाँ पर ये रिसीवर है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर ये डेटा भेजना है। सबसे पहले ये क्या करता है, इन दोनों के बीच में जैसे यहाँ से यहाँ डेटा भेजना है, तो इन दोनों के बीच में एंड टू एंड ट्रांसमिशन यानी कि पाथ को एस्टेब्लिश करेगा। सबसे पहला काम सर्किट स्विचिंग में यही होता है कि पाथ को एस्टेब्लिश करना, ये सबसे पहले पाथ को एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। पाथ यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया है। उसके बाद बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर इज एस्टेब्लिश एंड देन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पाथ, ठीक है। उसके बाद जब एक बार आपका पाथ बन जाता है, जब आपका एक बार पाथ बन जाता है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, अपने डेटा को, जो भी आपको मैसेज ट्रांसमिट करना है, वो आप उस पाथ के थ्रू भेजते हो, ठीक है। उस पाथ के थ्रू आप जो है डेटा को भेजोगे। तो यहाँ पर जो है आप मल्टीपल पाथ यूज नहीं करते, आपने जो एक बार स्टार्टिंग में जो पाथ बनाया है उसी पाथ पे जो है आप डेटा को भेजोगे, ठीक है। तो मेन एडवांटेज टेक्निक इज गारंटी डिलीवरी द मैसेज। इसके मेन जो एडवांटेज है वो यही है कि ये गारंटी देता है डिलीवरी करने की, क्योंकि इसमें एंड टू एंड है कि भाई यहाँ से डेटा गया तो इसी पाथ से जाएगा। तो यहाँ पर डेटा के लॉस होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। और मोस्टली यूज फॉर वॉइस कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन में हम इसका ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई सर्किट स्विचिंग। हाँ जी, सेकंड आता है आपका मैसेज स्विचिंग, ठीक है। सर्किट स्विचिंग हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे मैसेज स्विचिंग के बारे में। इन मैसेज स्विचिंग टेक्निक नो फिजिकल पाथ इज एस्टेब्लिश बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यहाँ पर जो है आपका सर्किट में क्या हो रहा था कि हम एक डेडिकेटेड पाथ बना रहे थे कि इसी रास्ते से हमें जाना है, ठीक है। लेकिन मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि कोई पाथ एस्टेब्लिश नहीं होता, मेरा जहाँ से मन करेगा मैं वहां से जाऊंगी, ठीक है। मतलब मुझे जो छोटा रूट दिखाई देगा मैं वो रास्ता चूज करूंगी और मैं वहां से जो है अपनी डेटा को सेंड आउट करूंगी, ठीक है। दिस टेक्निक इज फॉलो द स्टोर एंड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि पहले हम स्टोर करते हैं जो भी हमारा मैसेज है, देन हम उसको क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। तो मैसेज स्विचिंग में स्टोर एंड फॉरवर्ड का कंसेप्ट यूज होता है।
यहाँ पर कोई भी फिजिकल पाथ एस्टेब्लिश नहीं होता है, अपनी मर्जी से हम पाथ जो है चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर मुझे लगता है कि भाई कौन सा छोटा कौन सा होता है। और यहाँ पर जो है एक डेडिकेटेड वाला भी बात नहीं आती कि भाई रिलायबिलिटी नहीं है कि जो आपने डेटा भेजा है वो ऐसे ही जाएगा, ठीक है, समटाइम करप्ट भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें हम स्टोर एंड फॉरवर्ड यूज करते हैं, क्लियर है। ओके इसके बाद देखो पैकेट स्विचिंग, ठीक है। पैकेट स्विचिंग जो टेक्निक होती है वो वहां पर हम फिक्स साइज के पैकेट्स, जैसे मेरा ये पूरा मैसेज है, ठीक है, मेरा ये पूरा मैसेज है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पैकेट्स 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, P1 P2 P3 और P4, ठीक है। तो मैंने एक मैसेज को 4 जो है छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर दिया, जिसको आप पैकेट कहोगे। 4 पैकेट बना दिए मैंने एक ही मैसेज के, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिक्स साइज के मैंने पैकेट बनाया और फिर मैंने जो है उनको एक नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट करना शुरू किया। जैसे सपोज करो यहाँ पर मेरे 4 पैकेट बन गए हैं और ये है, और यहाँ पर मुझे अपने डेटा को भेजना है, ये वाले पाथ है, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज P1 अगर इस रास्ते से गया तो P2 इस रास्ते से जाएगा, ठीक है। अब P2 वापस यहाँ आ सकता है, सॉरी P1 यहाँ आ सकता है, P2 यहाँ जा सकता है या P2 वहाँ जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो है आपका P1 चला जाएगा, P2 जो है यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे जा सकता है, फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो है एक सीक्वेंस में ही पहुँचे। P3 पहले पहुंच सकता है, P4 पहले पहुंच सकता है, P1 पहले पहुंच सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से रूट को चूज करते हैं। जो छोटा रूट चूज करेगा वो पहले जो है रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, क्लियर है भाई। तो ये था आपका पैकेट स्विचिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन देख लो जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये देखो भाई, ये थोड़ा सा है यहाँ पर स्विचिंग टेक्निक हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग ये है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सर्किट स्विचिंग है, ये पैकेट है, और ये आपका मैं लिख देती हूँ, ये सर्किट स्विचिंग है, ये आपका मैसेज स्विचिंग और ये पैकेट स्विचिंग, ठीक है। अगर पाथ एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ कि एडवांस में मैं पाथ को बना रही हूँ, पाथ को एस्टेब्लिश कर रही हूँ, ठीक है। तो सर्किट में तो हमने देखा था कि स्टार्टिंग में हम पाथ को एस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद ही हम अपने डेटा को भेजेंगे, ठीक है। ये सर्किट स्विचिंग कहता है। लेकिन मैसेज स्विचिंग में क्या हो रहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पाथ को एस्टेब्लिश करते हैं, यहाँ पर कोई भी फिजिकल पाथ आपका नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर जो है इसलिए जो है सर्किट स्विचिंग में हम पाथ को एस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज यस। मैसेज स्विचिंग में नहीं करते, इसलिए नो। और पैकेट स्विचिंग में भी आप कोई भी पाथ एस्टेब्लिश नहीं करते, अपनी मर्जी से आप रास्ते चूज करते हो और देन आप अपने डेटा को भेजते हो। स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक जो होती है वो आपकी सर्किट स्विचिंग में नहीं होती, लेकिन मैसेज में होती है और पैकेट स्विचिंग में होती है, ठीक है। मैसेज फॉलो मल्टीपल राउट, जो आपका मैसेज है वो मल्टीपल रूट को फॉलो कर सकता है। लेकिन सर्किट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता। सर्किट में एक बार रूट एस्टेब्लिश हो गया, देन उसी से हम अपने डेटा को भेजेंगे। लेकिन आप जो है मैसेज और पैकेट स्विचिंग में ये मल्टीपल रूट जो आपके रास्ते होते हैं उनको चूज करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यस यस आ जाएगा। तो ये जो स्विचिंग की टेक्निक है, ये जो क्राइटेरिया है, ये क्लियर है भाई आपको। आई होप आपको अच्छे से सारा जो है 1 बाय 1 करके सारा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। अब आ जाओ नीचे। अब हम देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी की। जब आप डेटा को सेंड करते हो तो उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हो, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका डेटा चैनल, ठीक है। चैनल जिसमें आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जब आप डेटा भेजोगे तो किस चैनल के थ्रू भेज रहे हो, ठीक है। तो जब आप इंफॉर्मेशन को भेज रहे हो तो वो कौन से चैनल, कौन सा आप डेटा यूज करोगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है बोर्ड एंड बिट्स पर सेकंड, मतलब जब आप डेटा को भेज रहे हो तो वो कितने बिट्स पर सेकंड से, कितनी उससे जो है कौन सी उसमें इंफॉर्मेशन को जब आप भेज रहे हो तो कौन से उसमें आप उसको मेजर करोगे, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, एक बार और हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो यूनिट्स हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होंगे। सबसे छोटी जो यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, बिट। बिट के बाद क्या आता है, निबल। निबल में कितनी होती है, 4 बिट, ठीक है। निबल के बाद आपका क्या आएगा भाई, निबल के बाद आपका आता है बाइट, जो 8 बिट से मिलके बनता है। बाइट के बाद आपका किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, ठीक है, फिर गीगाबाइट, फिर टेरा। इस तरीके से जो है आपकी जो आगे जो है ये बड़ी होती जाती हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो या तो ये पूछेगा असेंडिंग ऑर्डर, कि भाई कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। या फिर बोलेगा कि भाई कौन सी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर किस उसमें जो है आप अपने डेटा को भेजते हो, ठीक है, किस में आप अपनी स्पीड को मेजर करते हो, क्लियर है भाई। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं।
नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी में आपकी बैंडविड्थ की बैंडविड्थ किस बैंडविड्थ से किस रेट से आप डेटा को भेज रहे हो, कितनी जो है कितना आप एक टाइम पे देखो यहाँ पर रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, देन आपको बैंडविड्थ अच्छे से क्लियर होगी। सपोज यहाँ पर जो है 3 पर्सन है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है कि एक टाइम पे ये 10 किलो वेट उठाता है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 12 किलो और इसकी कैपेसिटी है 8 kg, ठीक है। तो एक टाइम पे जैसे सपोज अब इसको यहाँ से यहाँ डेटा भेजना है, ठीक है, अब पहले वाला पर्सन 10 किलो वेट लेके जा रहा है, दूसरे वाला 12 और तीसरे वाला 8, ठीक है। तो तीनों की जो बैंडविड्थ है वो अलग है कि एक टाइम पे जो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है कितने पर यूनिट टाइम में कितना जो है वो डेटा लेके जा रहा है। तो पहले वाला 10 किलो, दूसरे वाला 12 किलो, तीसरे वाला 8 किलो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नेटवर्क की भाषा में बात करें, ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल बताया, उसकी नेटवर्क की भाषा में बात करें तो यहाँ पे जब आप इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हो, जब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हो कि कितने पर यूनिट टाइम में आप डेटा को रिसीव करते हो, कि केबीपीएस में रिसीव करते हो, एमबीपीएस में करते हो, जीबीपीएस में करते हो, वो डिपेंड करता है, वही आपकी क्या कहलाती है, बैंडविड्थ कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाएगी, बैंडविड्थ। क्लियर है, ओके। अब आ जाओ भाई, हमारा इंपॉर्टेंट है टॉपिक ट्रांसमिशन मीडिया। क्या है भाई, ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। अब ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है कि जब आप डेटा को ट्रांसमिट करते हो तो कौन सी मीडियम के थ्रू आप डेटा को ट्रांसमिट करोगे, दो ही आपके रास्ते होते हैं। पहला होता है भाई आपका, पहला होता है गाइडेड मीडिया, सेकंड होता है अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। इसके अंदर अगेन 3 आ जाएंगे, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्साइल केबल, ठीक है, और थर्ड होगा आपका ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब यहाँ पे पहला आ जाएगा इंफ्रा, सेकंड आ जाएगा आपका रेडियो वेव, फिर आ जाएगा आपका माइक्रोवेव और फिर आ जाएगा आपका सैटेलाइट, ठीक है। तो ये अनगाइडेड मतलब बिना वायर के और गाइडेड मतलब वायर के साथ, विद वायर, और यहाँ पर विदाउट वायर जो है आप डेटा को जो ट्रांसमिट करते हो वो वाली बात हुई है, ठीक है। तो समझ में आया, ट्रांसमिशन मीडिया के 2 टाइप्स होंगे, पहले वाला होगा गाइडेड, सेकंड वन होगा अनगाइडेड। गाइडेड में आपके जो है ट्विस्टेड केबल हम यूज करेंगे, कोएक्साइल केबल यूज करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे, ठीक है। ओके भाई, अब देखो ट्विस्टेड पेयर क्या होती है। अब इतना तो क्लियर हो गया है कि क्या क्या होता है। अब सबसे पहले देखो ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्ट यहाँ पर देख ही रहे हो कि जो वायर्स हैं उनके बीच में ट्विस्ट हो रहा है, वायर के बीच में क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल थिक कॉपर वायर इंसुलेटेड एंड ट्विस्टेड टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हो रखी हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्रॉस टॉक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा भाई, ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाता है। कि जब आप डेटा को ट्रांसफर करते हो तो ये जो वायर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, ट्विस्टेड होती हैं। जिससे क्यों होती है, ताकि आप जो क्रॉस टैक होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन, उसको आप क्या कर सको, रिड्यूस कर सको, कम करवा सको, ठीक है। अब ट्विस्टेड पेयर की 2 टाइप्स होती हैं, पहली होती है आपकी शील्डेड और सेकेंड होती है अनशील्डेड, ठीक है। और शील्डेड के अंदर आपको यहाँ से डायग्राम में दिख जाएगा, देखो शील्डेड में जो है आपको ये जो शील्ड लगी हुई है इस तरीके से शील्ड होगी, और अनशील्डेड में आपकी कुछ नहीं होता। तो शील्डेड जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो कम्स विद शील्डिंग ऑफ द इंडिविजुअल पेयरिंग ऑफ वायर्स विच फर्दर प्रोटेक्टिव देयर एक्सटर्नल इंटरफेसेस, मतलब जो एक्सटर्नल जो इंटरफेसेस होते हैं उससे जो है प्रोटेक्ट करवाती है, इसलिए आप शील्ड का यूज करोगे, ठीक है। बट एसटीपी इज हैवियर एंड कॉस्टलियर देन यूटीपी। ऑब्वियसली भी आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो तो ये हैवी भी होंगी और कॉस्ट में भी ज्यादा होंगी, ठीक है। अब ये आपको फीचर्स प्रोवाइड कर रही है तो भाई इसका कुछ ना कुछ तो कॉस्ट इसकी भी ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है, तो ये इसकी जो है टाइप्स हैं। आगे देखो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होंगे। अगर एडवांटेज की बात करें तो ये इजी होती हैं, बहुत इजी है इंस्टॉल करना और मेंटेन करना, और सबसे सस्ती यही है भाई। अगर हम बात करें सबसे सस्ती जो आप यूज करते हो वो ट्विस्टेड पेयर ही होती है। अब बात कर लेते हैं भाई, अगर इसके एडवांटेज हैं तो इसकी डिसएडवांटेज भी होंगे। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई, हाँ जी डिसएडवांटेज है, पहला है इट इज इनकैपेबल टू कैरी अ सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट यूज द रिपीटर्स, ठीक है। देखो भाई अगर आपको कहीं दूर पे कहीं अब यहाँ पर जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आपको कुछ भेजना है
तो ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आप भेजना चाहते हो तो आपको रिपीटर्स यूज करने पड़ेंगे। और रिपीटर्स क्या करता है कि सपोज 100 मीटर तक ये डेटा को भेज रहा है, फिर यहाँ पर रिपीटर लगाएंगे तो ये वापस से इसको एम्पलीफाइज कर देगा और 100 मीटर और आपका जो डेटा है वो और चल जाएगा, ठीक है। रिपीटर्स जो है आपके सिग्नल्स को रीजनरेट कर देता है, वापस से उसके अंदर एनर्जी डाल देगा और जितना उसके अंदर कैपेसिटी थी पहले उतनी ही वो जो है आपको आगे तक आपके डेटा को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर जो होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। सेकेंड है ड्यू टू लो बैंडविड्थ दीज आर अनसुटेबल फॉर, अब इसकी जो बैंडविड्थ है वो ऑब्वियसली कम होगी भाई, जब ये लंबे डिस्टेंस के लिए हम यूज ही नहीं करें तो इसकी बैंडविड्थ भी तो कम होगी कि नहीं होगी, इसलिए जो है ये ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन में हम इसका यूज नहीं करते हैं। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकेंड यानी कि कोएक्सियल केबल के बारे में। ये जो आपकी कोएक्सियल केबल है वो क्या होती है, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल की अगर मैं बात करूं, यहाँ से डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ जी। कोएक्सियल केबल जो होती है कंसिस्ट ऑफ सॉलिड वायर कोयर सराउंडेड बाय वन और मोर फॉयल और ब्रेडेड वायर शील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सम काइंड ऑफ प्लास्टिक इंसुलेटर, इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर केबल वायर, ये जो है मोस्टली जो है केबल वायर के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में देखो आपका जो छतरी वगैरह नहीं होती थी, आजकल तो डिश वगैरह आ गई हैं, एंटीनास आ गए हैं, पहले आप क्या करते थे केबल्स का यूज करते थे, ठीक है, केबल लगवाते थे ना घर पे, वही तो कोएक्सियल केबल, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। ओके नीचे चलो, अब इसकी एडवांटेज क्या होंगी, डेटा ट्रांसमिशन रेट बेटर देन ट्विस्टेड पेयर, ऑब्वियसली भाई अब ये उसकी बात है, ये तो इसमें कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट किया होगा। तो ये जो इसका डेटा रेट है, डेटा जो ट्रांसमिट करने का इसका जो बैंडविड्थ है वो क्या है ट्विस्टेड पेयर से ज्यादा है। और इट प्रोवाइड चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मल्टी चैनल, ठीक है, मल्टी चैनल होता है और ये एक्सपेंसिव, एक सेकेंड, टेलीविजन सिग्नल्स एंड अराउंडेड मल्टी मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये जो है वो मेट्रोपॉलिटन यानी कि जो आपको हम यूज करते हैं लाइक आपका लैंड मैन, ठीक है। तो मैन जो आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहां पर इसका यूज किया जाता है, टेलीविजन सिग्नल्स वगैरह में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब इसकी एडवांटेज देखो भाई, एडवांटेज क्या होंगी, सॉरी डिसएडवांटेज क्या होंगी, एडवांटेज तो देख ली है, इसकी डिसएडवांटेज क्या होंगी, एक्सपेंसिव होती है, ऑब्वियसली भी एक्सपेंसिव तो होंगी ट्विस्टेड पेयर से, और डिफिकल्ट टू मैनेज एंड रिकॉन्फिगर, इसको जो मैनेज करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और रिकॉन्फिगर करना, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी डिसएडवांटेज, कॉस्ट ज्यादा है और इसको मैनेज करना भी क्या है डिफिकल्ट है, ठीक है। अब देखो ऑप्टिकल फाइबर, ये भी आपका क्या है गाइडेड मीडिया, अभी हम पढ़ रहे हैं वो गाइडेड मीडिया ही पढ़ रहे हैं। तो जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर होती है वो कंसिस्ट होती है थिन ग्लास फाइबर से, आपने देखा है ना इस तरीके से जो है आपकी ग्लास में से जो है एक विजिबल लाइट जो है आपको यहाँ पर दिखती है, ठीक है। तो थिन ग्लास फाइबर दैट कैन कैरी इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, यहाँ पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन को जो कैरी करता है विजिबल लाइट के थ्रू। तो डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से विजिबल लाइट आपकी जा रही है, ठीक है, ये आपका थिन ग्लास है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखो, एडवांटेज क्या है, ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, भाई देखो ट्विस्टेड पेयर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज नहीं करते, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, इसकी सिक्योरिटी हाई है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज हाई, नॉइज इम्यूनिटी भी जो है यहाँ पर इंप्रूव है, बैंडविड्थ जो है इसकी 10 Gbps है। पहले वाले में जो आपकी ट्विस्टेड पेयर थी वहाँ पर ना तो हम ज़्यादा अच्छी बैंडविड्थ यूज़ कर पा रहे थे और ना ही आप डेटा को जो है अच्छे से ट्रांसमिट कर पा रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस में आप डेटा को नहीं भेज पा रहे थे, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपकी इसकी एडवांटेज हो गई। अब देखो आपका डिसएडवांटेज क्या होगा, एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली भाई एक्सपेंसिव तो है, अदर जो भी आपके गाइडेड मीडिया है, जो हमने 2 गाइडेड मीडिया पढ़े उससे सबसे ज़्यादा जो है ये महंगा है, नीड स्पेशल केयर विद इंस्टॉलेशन, जब आप इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो इसको स्पेशल केयर की जरूरत है, ठीक है। इसी के साथ जो है आपका वायर्ड मीडिया होता है खत्म, ठीक है, वायर्ड मीडिया हो गया खत्म। अब हम आपका गाइडेड या अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया की बात करेंगे, ठीक है। तो वायरलेस में सबसे पहला आता है आपका इंफ्रा, ठीक है। तो इंफ्रा में क्या होता है, इंफ्रा लाइट ट्रांसमिट डेटा थ्रू द एयर एंड कैन प्रोपोगेट थ्रू अ रूम। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो आपके टीवी के रिमोट होते हैं, ये एक आपका रूम है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका टीवी लगा हुआ है, ये आपका टीवी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है टीवी का रिमोट है, अब इस रिमोट से आप टीवी को यूज कर पा रहे हो, लेकिन आप क्या अगर दूसरे रूम में चले जाओ, सपोज आप ये रिमोट लेके
दूसरे रूम में चले गए, ठीक है, दूसरे रूम में आ गए। अब यहाँ से आप चाहते हो कि टीवी को ऑपरेट करो, तो वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वही आपका क्या होता है, इंफ्रा। देखो ध्यान से पढ़ो इसकी डेफिनेशन में, इंफ्रा लाइट ट्रांसमिट डेटा थ्रू द एयर एंड कैन प्रोपोगेट थ्रू अ रूम बट विल नॉट द पेनिट्रेट वॉल। मतलब एक दीवार से दूसरी दीवार अगर आप काम करना चाहते हो तो वो नहीं होगा। विद इन रूम आप उसके अंदर काम कर सकते हो कहीं से भी, लेकिन अगर आप दूसरे रूम में आ गए, दूसरे रूम की दीवार के पीछे भी खड़े हो और आप वहां से रिमोट चला रहे हो, तो आपकी जो टीवी है उसको सिग्नल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इट्स सिक्योर अ मीडियम ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन। इंफ्रा ट्रांसमिशन हैज बिकम इन कॉमन टीवी रिमोट्स में हम इसका यूज करते हैं, भी आपने देखा होगा। ऑटोमेटेड गार्बेज जो डोर, जो आपके डोर्स वगैरह हैं वहां पर यूज करते हो। वायरलेस स्पीकर में आप इसका यूज करवाते हो। मतलब जिनकी जो रेंज है वो विद इन रूम के अंदर ही है। एक वॉल के पेनिट्रेट वॉल वही होते हैं कि एक दीवार से दूसरी दीवार भी वो काम नहीं करेंगे। समझ में आया इंफ्रा क्या होता है, ठीक है। ओके भाई, अब देखो रेडियो वेव। अगर मैं रेडियो वेव की बात करूं तो रेडियो वेव एन इलेक्ट्रॉनिक वेव विद अ वेवलेंथ इसकी कितनी होगी, 0.5 सेंटीमीटर से 30,000 मीटर तक। ट्रांसमिशन मेकिंग यूज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज टर्म्ड एज रेडियो वेव ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहेंगे। एडवांटेज क्या होगी, रेडियो वेव ट्रांसमिशन ऑफर मोबिलिटी, चीपर होता है देन लाइन केबल एंड फाइबर, सस्ता है भाई केबल और फाइबर से, ठीक है। ओके, ये हो गया, रेडियो वेव हो गया, ठीक है। तो ये जो है आप ओवर डिफिकल्ट टैरेन यहाँ पर यूज करते हैं। इसकी डिसएडवांटेज और देख लो रेडियो वेव की। रेडियो वेव जो कम्युनिकेशन है, इनसिक्योर कम्युनिकेशन है, ठीक है। रेडियो वेव प्रोपोगेशन सस्टेनेबल टू व्यू वी देयर अफेक्ट्स लाइक रेन थंडर स्टॉर्म। जो आपकी बारिश आ जाती है या तेज हवा आ जाती है, आंधी आ जाती है, तो वहां पर जो इसके जो ये जिसके नेटवर्क्स हैं वो काम करने क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोवेव। ये भी आपका क्या है, अनगाइडेड है। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो एक लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है। माइक्रोवेव सिग्नल्स ट्रैवल है हायर फ्रीक्वेंसी, जो माइक्रोवेव सिग्नल है वो हायर फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल करते हैं। एंड पॉपुलरली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई इसकी डिसएडवांटेज क्या होंगी। एडवांटेज देख ली है, डिसएडवांटेज भी देख लो क्या होंगी। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, डेफिनेशन देख ली है। सबसे पहला है लाइन केबल ऑन फाइबर, सस्ता है भी ऑब्वियसली, और इट एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर ओशन। ओशन के थ्रू भी जो है, ओशन के से भी जो है ये क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट करवा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होंगी, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इनसिक्योर होता है। सिग्नल्स फ्रॉम एंटीना में स्प्लिट अप ऑफ ट्रांसमिटेड डिफरेंट वे टू डिफरेंट एंटीना विच लीड्स टू रिड्यूस द सिग्नल स्ट्रेंथ, ठीक है। सिग्नल स्ट्रेंथ को कम कर देता है। माइक्रोवेव जो होता है प्रोपोगेशन सस्टेनेबल टू वेदर इफेक्ट लाइक रेन्स थंडर स्टॉर्म। तो आंधी तूफान में ये भी जो है काम करना मुश्किल हो जाता है। बैंडविथ एलोकेशन इज एक्सट्रीमली लिमिटेड इन केस ऑफ माइक्रोवेव, ठीक है। तो ये सारी क्या है इसकी डिसएडवांटेज है। लास्ट हमारा आता है सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। सैटेलाइट तो बहुत बड़े यानी कि वैन के लिए हम यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। तो satellite transmission is also kind of line of sight transmission that is used to transmit signal through the world, ठीक है। क्लियर है भाई। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लो भाई। एडवांटेज होंगी एरिया कवर्ड इन क्वाइट लार्ज, यहाँ पर जो एरिया जो कवर होता है वो जो है बहुत अमाउंट में कवर होता है। नो लाइन ऑफ साइट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कोई जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। नेचुरल जो माउंटेन्स हैं, टॉल्स बिल्डिंग टावर्स, यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। आज स्टेशन विल रिसीव द सिग्नल्स कैन बी फिक्स्ड पोजीशन ऑन रिलेटिवली मोबाइल, ठीक है। एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली भाई, इतने सारे फीचर्स आपको दे रहा है, महंगा तो होगा ही, ठीक है। कंपेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडिया, जितने भी आपके ट्रांसमिशन मीडिया थे, इसका इंस्टॉलेशन भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा भाई अदर मीडिया के थ्रू, ठीक है। और जो है आपका सिग्नल सेंड टू द स्टेशन कैन बी टेम्पररी बाय एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है। तो मे बी जो है किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो सकता है आपका। तो ये थे इसके सारे के सारे डिसएडवांटेज, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो ट्रांसमिशन मीडिया वाला जो टॉपिक है, मीडियम वाला, वो होता है खत्म। अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क डिवाइसेस की कि कौन कौन से हम नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ लेते हैं। हाँ जी, अब हम बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस की, कौन कौन से हम नेटवर्क डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका मॉडेम, ठीक है।
मॉडम क्या होता है, मॉडम की अगर डेफिनेट फुल फॉर्म की बात आ जाए तो मॉडम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं। इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट enables कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं ओवर टेलीफोन लाइंस के थ्रू भेजते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडम, नेमली मतलब दो तरीके के मॉडम होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल मॉडम और एक होता है एक्सटर्नल मॉडम, ठीक है। इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखोगे एक डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हाँ जी, ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन है वही, डिजिटल और एनालॉग है। ये आपका क्या है, डिजिटल फॉर्म है 0101, ये आपकी डिजिटल है, ये आपने मॉडम लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने मॉड्यूलेशन लगाया है। मॉड्यूलेशन जो है दो तरीके से होगा, एक इंटरनल हो सकता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है। और ये देखो अब ये इसको इस तरीके से जो है कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है भाई? तो मॉडम वही है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, इसलिए हम यूज करते हैं। क्लियर है भाई? ओके। उसके बाद देखो RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर आप क्यों यूज करते हैं? RJ45 कनेक्टर जो होता है द प्लग इन डिवाइसेस यूज्ड इन नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन। इसको आप यूज करते हो भाई नेटवर्किंग के अंदर, जो आपका टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन है वहां पर यूज किया जाता है। और मेनली जो हम इसको जो है यूज करते हैं लैंड को कनेक्ट करवाने, ठीक है। लैंड को कनेक्ट करवाने के लिए हम यूज करते हैं पर्टिकुलरली इथरनेट, ठीक है। इथरनेट को जो है करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, RJ45 का। तो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है RJ45 की क्या है भाई, इमेज है जिसको आपको और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। क्लियर है भाई? ये आगे जो है आपका यहाँ पर ये, ठीक है। तो आप जो है मेनली अगर आपको लैन से कनेक्ट करना है, इथरनेट वगैरह से कनेक्ट करना है, तो आप जो है RJ45 का जो है यूज करोगे। इसके बाद आता है इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड जो होता है एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो हेल्प करता है कनेक्शन ऑफ नोड विद इन अ नेटवर्क, ठीक है। मतलब जो आपकी नोड्स वगैरह हैं, जो हमने नोड अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उनको जो है हेल्प करता है कनेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। नोड्स को जो है नेटवर्क के थ्रू क्या करवाता है, कनेक्ट करवाता है इथरनेट कार्ड, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो है इथरनेट कार्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम क्लियर होगा आपको। इसके बाद आता है हब, ठीक है। हब क्या करता है, हब जो है थोड़ा सा मूर्ख है भाई। हम इसको डेटा भेजने के लिए कहते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देता है नेटवर्क को, ठीक है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना दूँ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर एक हब का यूज करूँ तो क्या करेगा, एक टाइम पे सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। मतलब मैं भेज रही थी इसको, इसने क्या किया, ब्रॉडकास्ट कर दिया सबको ही मैसेज। तो हब एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कनेक्ट करते हैं सेवरल कंप्यूटर टुगेदर। एक टाइम पे बहुत सारे कंप्यूटर हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हब कैन बी आइदर एक्टिव और पैसिव। हब जो है वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। तो ये इसके टाइप है भी, ठीक है, एक्टिव और पैसिव। हब एक्चुअली कैन सपोर्ट 8 12 24 RJ45 पोर्ट, ठीक है। तो ये जो है 8 12 24 पोर्ट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। और जो आपका एक्टिव हब होता है, वो एक्टिव हब जो है वो आपका रिपीटर की तरह काम करता है, ठीक है, रीजनरेट करवाएगा सिग्नल। क्लियर है भाई? इसके बाद आते हैं आपके स्विचेस। हब जो होते हैं वो आपके फिजिकल लेयर पर होते हैं। स्विच जो होता है वो आपका डेटा लिंक लेयर पर। स्विच और जो आपके ब्रिज होते हैं वो आपके डेटा लिंक लेयर पर होते हैं। अब स्विच का काम क्या होता है भाई, स्विच का काम होता है सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट, ठीक है। अगर मुझे सिमिलर नेटवर्क को, जैसे लैन लैन को कनेक्ट करवाना है, मैन मैन को कनेक्ट करवाना है, सिमिलर जो नेटवर्क है उनको कनेक्ट करवाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्विचेस का। तो स्विचेस जो है वो एक नेटवर्क डिवाइस है जो यूज करते हैं इंटरकनेक्ट कंप्यूटर और डिवाइसेज ऑन अ नेटवर्क, फिल्टर फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क। मेन डिफरेंस हब और स्विच, हब और स्विच में मेन डिफरेंस क्या है कि हब रेप्लिकेट्स व्हाट रिसीव ऑन द पोर्ट ऑन टू ऑल अदर पोर्ट्स, which keep a record of the MAC address of the device attached to it। देखो हब और स्विच में यही डिफरेंस है। हब क्या है, मूर्ख है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैं इसको बोलूंगी कि भाई जो है 5 नंबर वाले कंप्यूटर को ये इन्फॉर्मेशन पास करो, वो क्या करेगा, सबको ही ब्रॉडकास्ट कर देगा। लेकिन स्विच क्या करता है कि भाई 5 वाले को भेजनी है तो उसी को भेजेगा, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा, देन सेकंड उसको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पर है, देन वो फिर उसी कंप्यूटर को चीजें भेजेगा, ठीक है। तो मैक एड्रेस है, यानी कि डेटा लिंक लेयर पे हम स्विच का यूज करते हैं। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि स्विच जो है वो कहाँ पर यूज किए जाते हैं, डेटा लिंक लेयर पर यूज किए जाते हैं। क्लियर है? तो ये जो है स्विच का डायग्राम है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा देख के। ये स्विच के भी अलग अलग तरीके के आते हैं, नंबर ऑफ कि भाई कितने कितने स्विच कितने आपको वहां पर लगानी है, केबल्स वगैरह, तो वही सब, ठीक है। अब बात आती है गेटवे। गेटवे एक तरीके का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, और मेन अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो वही यही आता है
कि डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं गेटवे का। ठीक है, अगर मैं प्रोटोकॉल की बात करूं, ठीक है, अगर सॉरी अगर मैं राउटर की बात करूं, तो राउटर जो है वो आपके सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है लेकिन डिफरेंट प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रोटोकॉल आपके डिफरेंट आ जाएंगे लेकिन नेटवर्क सेम रहता है। लेकिन गेटवे क्या करता है, अलग अलग नेटवर्क को, जैसे मुझे लैन और वैन को कनेक्ट करवाना है, दो अलग अलग नेटवर्क है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है, एक आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, इनको मुझे कनेक्ट करवाना है तो मैं गेटवे का यूज। क्लियर है? ओके, आगे देखो भाई, राउटर क्या करता है, नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट टू नेटवर्क, दो नेटवर्क को करेगा लेकिन जो प्रोटोकॉल्स है वहां पर डिफरेंट प्रोटोकॉल को यूज करके। ठीक है, वाईफाई कार्ड क्या होता है, एक स्मॉल पोर्टेबल कार्ड होता है जो आप अपने कंप्यूटर को अलाउ करते हो कनेक्ट करने के लिए ताकि आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो। ठीक है, रिपीटर्स वही है कि बार बार हम हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं ताकि वो आगे तक जा सके। ठीक है, अब देखो सपोज करो यहाँ पर इसकी जो रेंज थी वो 100 मीटर थी, मतलब 100 मीटर तक ये जा पा रहा था। अब मैंने यहाँ पर एक जनरेटर लगा, रिपीटर लगा दिया। ठीक है, रिपीटर लगा दिया तो अब ये क्या कर रहा है, 100 मीटर हो जाओ। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये क्लियर है आपके जो आपके नेटवर्क जो डिवाइसेस हैं वो क्लियर है। अब हम बात करेंगे टोपोलॉजी। जो टोपोलॉजी है वो क्या होती है? ठीक है, टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी रेफर टू वे वर्क स्टेशन अटैच टू नेटवर्क आर कनेक्ट। ठीक है, कि कौन कौन से जो नेटवर्क है वो दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं जो है टोपोलॉजीज का। तो सबसे पहला आता है आपका बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी यूजेस अ कॉमन सिंगल केबल टू कनेक्ट ऑल वर्क स्टेशन। यहाँ पर एक देखो, ये एक बस है, मतलब एक बस की फॉर्म में है। ठीक है, एक, हाँ जी, ये एक बस है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये बहुत सारे आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो ये जो होती है, ये आपकी क्या होती है, बैकबोन कहलाती है। क्या कहलाती है, बैकबोन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बस टोपोलॉजी से यूज है कॉमन केबल, मतलब एक कॉमन केबल यूज हो रही है, दिखाई दे रहा है, कॉमन केबल यूज हो रही है। ठीक है, कनेक्ट ऑल द वर्क स्टेशन, सारे वर्क स्टेशन इसी से कनेक्टेड है। इच कंप्यूटर परफॉर्मेंस टास्क ऑफ सेंडिंग मैसेज विदाउट द हेल्प ऑफ सेंट्रल सर्वर। यहाँ पर कोई सेंटर का सर्वर नहीं है। ठीक है, क्या है, केबल है जिससे आपके बहुत सारे वर्क स्टेशन जो है वो अटैच। ठीक है, however only one workstation can transmit a message at a particular time in the bus topology। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है क्या करवा रहे हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, बस टोपोलॉजी का यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये आपकी वायर ही, ये जो पूरा बैकबोन है, अगर ये आपकी फेल हो गई तो सारे के सारे कंप्यूटर भी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लो ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। एडवांटेज क्या है, कनेक्ट हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन इजी है, एक सिंगल वायर है उसके साथ मैंने काफी सारे कोई कर दिया। ठीक है, लो कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन टाइम है, कैन बी इजीली एक्सपेंडेड, आराम से जो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थी इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज देखो भाई, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होंगे, एंटायर नेटवर्क स्टक, देयर इज फेलियर इन द सेंट्रल केबल। देखो जैसा मैंने कहा कि अगर सेंट्रल केबल आपकी फेल हो जाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके केबल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, केबल के ऊपर। ठीक है, केबल फेल हो गई तो पूरा का पूरा जो आपका नेटवर्क है वो भी फेल हो। ओनली ए सिंगल मैसेज कैन ट्रैवल एट अ पर्टिकुलर टाइम, आपका जो सिंगल मैसेज है वो ट्रैवल करता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट एंड एरर, तो यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है एरर को फाइंड आउट करना क्योंकि पूरी पूरी केबल ही वही आपकी फेल हो गई। ऐसा नहीं कि उस केस में एक भी आपका वर्क स्टेशन काम। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। अगर हम स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी में आपका एक सेंट्रल हब होता है, एक सेंट्रल नोड होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मैं डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, स्टार के फॉर्म में है, जैसे ये आपका एक सेंट्रल हब हो गया और इससे जो है आपके बहुत सारे कंप्यूटर जो है इस तरीके से स्टार के फॉर्म में अटैच। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी बेस्ड ऑन द सेंट्रल नोड, ये सेंट्रल नोड पे बेस्ड है। तो अगर ये फेल हो गई तो पूरा का पूरा सिस्टम भी फेल हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी इज कॉमन इन होम नेटवर्क, होम नेटवर्क पे काम करती है, वेयर ऑल कंप्यूटर कनेक्ट टू सिंगल सेंट्रल यूजिंग इट इज अ हब। ठीक है, क्या होता है कि घर में क्या होता है कि सारे के सारे जो है सिंगल सेंट्रल हब से क्या होते हैं, अटैच। क्लियर है अभी, तो ये आपकी क्या होगी, स्टार टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेज क्या है भाई, एडवांटेज क्या होंगी, इजी है। उसके बाद है सिंगल नोड फेल,
डज नॉट अफेक्ट, अगर भाई नगर की कोई सिंगल नोड फेल हो गई, ठीक है, अगर यहाँ पर अब ये इस तरीके से था, अब ये नोड फेल हो गए, अब ये नोड फेल हो गई, तो क्या किसी और पे इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं भाई, ये तो अपना काम वैसे ही करेंगे जैसे चल रहा था। फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ फैकल्टी जो है पार्ट्स इन इजियर, इट्स केस ऑफ वर्क स्टेशन फेल, नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड। अगर कोई वर्क स्टेशन फेल हो जाता तो नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट टू एक्सपैंड, इसको हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। लॉन्गर केबल इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर केबल आपको ज्यादा चाहिए, और साथ में ये भी है कि अगर सेंट्रल हब जो है अगर खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है, मतलब वो हो जाएगा, आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये अगर हब फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। अब देखो ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी जो होती है वो कंबाइन करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर बस स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जो होता है हायरार्किकल वे होता है डेटा को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप स्टार्ट, देखो ट्री का मैं इस तरीके से, ये देखा ना आपने, इस तरीके से ट्री होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि स्टार और बस टोपोलॉजी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिलके क्या बनाती है? ट्री टोपोलॉजी बनाती है। तो ग्रुप ऑफ स्टार कॉन्फ़िगर वर्क स्टेशन कनेक्टेड टू बस बैकबोन, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या? एलिमिनेट नेटवर्क कंजेक्शन, नेटवर्क कंजेक्शन को रिमूव करवाती है। क्वेश्चन आ जाए कि नेटवर्क कंजेक्शन कौन करवाएगा? इजीली एक्सटैंडेड है, फैकल्टी नोड कैन बी इजीली टू आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, ये इजीली कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या होगी? डिसएडवांटेज होंगी, आई यूज एग्रीगेबल लाइन, रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्डवेयर, लार्ज अमाउंट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट हमें यूज करना पड़ेगा, एक्सपेंसिव है, इंस्टॉलेशन रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो इसी के साथ जो है आपका टोपोलॉजी वाला टॉपिक होता है खत्म। अब हम बात करेंगे नेटवर्क के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होंगे, किस तरीके के आप नेटवर्क जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क की कि कौन कौन से आप नेटवर्क यूज करते हो। तो सबसे पहला आता है आपका लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है एक नेटवर्क होता है जो रिलेटिवली स्मॉल एरिया के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। इट इज जनरली लिमिटेड टू अ जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ राइटिंग लैब, किसी लैब में हो सकता है, किसी स्कूल के अंदर हो सकता है, किसी बिल्डिंग में हो सकता है, किसी ऑफिस वगैरह में हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो छोटे एरिया के अंदर होता है तो वो आपका क्या कहलाता है? आपका लैन, ठीक है। तो वही स्कूल के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, विद इन जो डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर एरिया, ठीक है। तो 5 किलोमीटर एरिया के अंदर जो होता है वो आपका क्या होता है? लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। कि किसी स्कूल की बिल्डिंग में जो लैब वगैरह होती हैं वहां पर एक जो है एक कनेक्शन बना दिया, ठीक है, ऑफिस में हो गया, तो वही सब आपका क्या कहलाएगा? लैन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है विद इन सिटी के अंदर क्या होता है? विद इन सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको, सबसे पहले इनको आपकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि लैन क्या है। तो लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैन जो होता है वो कवर करता है ग्रुप ऑफ नियर बाई कॉर्पोरेट ऑफिस और सिटी और माइट आइदर प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। तो ये जो है वो सिटी के अंदर कवर किया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? मैन कहलाएगा। उसके बाद आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि आपका वर्ल्ड वाइड आप जो यूज करते हैं, जो कि काफी डिस्टेंस तक आप यूज कर सकते हैं। दीज आर नेटवर्क ऑफ स्प्रेड ओवर लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं, से अक्रॉस कंट्रीज, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री और इवन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट के जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट, आपको पता है ना कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो वही केबलिंग और सैटेलाइट अपलिंक्स आर कॉल्ड वैन, ठीक है। तो मैंने कहा था जब आप हमने सैटेलाइट पढ़ा था, ठीक है, सैटेलाइट में क्या हो रहा था? वायरलेस यूज कर रहे थे, और यहाँ पर जो है सैटेलाइट में क्या होता है कि इस तरीके से अप लिंक होते हैं, फिर डाउन लिंक होते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से आपका जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। तो जो कि आपका बड़े बड़े जो है जिस दूरी के लिए जिसको हम यूज करते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है, तो अलग अलग हम यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई? ओके, लास्ट है हमारा पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। पर्सनल से ही समझ पा रहे होंगे कि बहुत छोटे से उसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए इसका यूज किया जाता है।
इट जनरली कवर अ रेंज ऑफ लेस देन 10 मीटर, 10 मीटर के लेस देन के एरिया में हम इसको यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टेड विद अ केबल और वायर, ठीक है, वायर के थ्रू कर सकते हैं, वायरलेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, क्लियर है अभी। इसी के साथ जो है आपकी ये खत्म होता है। अब हम बात करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल की। जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो क्या होता है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि प्रोटोकॉल तो मैंने कई बार पढ़ लिया, अब रूल्स इधर से क्या रूल लगाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल है, सपोज एक ये पर्सन, ठीक है, सेकंड ये है। अब इन्होंने क्या किया, बोलना शुरू किया, ठीक है, सेम टाइम पे ये भी बोल रहा है, सेम टाइम पे ये भी बोल रहा है, ना इसको ये इसका समझ में आ रहा है, ना इसको इसका समझ में आ रहा है, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे। ये बोलेगा कि भाई चल तू ही बोल ले, ठीक है, तो पहले तू ही बोल ले कि एटलीस्ट तेरा तो समझ में आएगा, तू कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल नहीं है भाई कि एक टाइम पे एक बंदा चुप है और दूसरे जो है उसकी बात को सुन रहा है, ठीक है। अगर दोनों सेम बात पे कचर पचर करने लग जाए तो क्या किसी को किसी की बात समझ में आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोटोकॉल ही लगाते हैं। और ऐसे ही हम जो है अगर नेटवर्क की भाषा में बात करें तो वहां पर भी कुछ रूल ऐसे लगे होते हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन इजिली करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल, थोड़ा डिटेल में देखो। प्रोटोकॉल मींस सेट ऑफ रूल्स एंड एप्लीकेशन जो कि आप नेटवर्क पे यूज करते हो। इट डिफाइंस द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉर डेटा पैकेट, टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स एंड सो ऑन, ठीक है। प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेज फॉर्मेट एंड रूल्स दैट टू और मोर मशीन मस्ट फॉलो टू एक्सचेंज दोस मैसेजेस, ठीक है। तो मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए हम इसको, क्लियर है, ओके। आगे देखो, हाँ जी। अब यहाँ से आप देख सकते हो नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन कौन से होंगे, टीसीपी, आईपी, एफटीपी, एचटीटीपी, टीपी, ठीक है। तो ये आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल है। उसके बाद ईमेल प्रोटोकॉल, कि आप ईमेल के थ्रू जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, एक आपका एसएमटीपी हो गया, एक आपका पॉप3 हो गया, ठीक है। अब रिमोट एसेस में क्या होता है कि देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि हम एक टाइम पे जो है किसी दूसरे कंप्यूटर का एसेस कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे दूसरे कंप्यूटर का आईडी और पासवर्ड मालूम है तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे उसके थ्रू जो है हम उसका क्या कर लेते हैं, उसके पूरे के पूरे कंप्यूटर का एक्सेस ले लेंगे और उसके कंप्यूटर को चेक करेंगे कि उसके अंदर क्या, अगर उसको कुछ मुझसे कुछ काम करवाना है या मुझे उसका कंप्यूटर यूज करना है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमोट एसेस, रिमोटली जो हम कंप्यूटर को एक्सेस करें, तो वो आपके कौन से हो गए, टेलनेट हो गया, चैट और वीओआईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आपके रिमोट एसेस प्रोटोकॉल हो गए, क्लियर है अभी। अभी हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि होते क्या है। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है आपका एचटीटीपी। एचटीटीपी की अगर कुछ की बात की जाए तो आपका फुल फॉर्म यही आएगी, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो क्या होगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसमें आप ट्रांसफर करते हो इंफॉर्मेशन को ऑन द इंटरनेट, ठीक है, ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। एचटीटीपी इज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी रिक्वेस्ट है या आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो जो है किसके उसको होती है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। क्लाइंट इज द क्या होगा, आपका एंड यूजर होगा जिसको फाइनली जो है आउटपुट मिलनी है, ठीक है। तो सर्वर सर्वर कोई भी वेबसाइट हो सकती है जिसके थ्रू आप जो है डेटा भेज रहे हो, क्लियर है भाई। तो ये होता है आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है आपका एफटीपी। एफटीपी में आप क्या करवाते हो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल से समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पर क्या करवा रहे हो, पूरी की पूरी फाइल को ट्रांसफर करो। तो ये एक सिंपलेस्ट मेथड है जो कि मोस्ट सिक्योर भी है, एक्सचेंज द फाइल ओवर द कि आप जो है पूरी की पूरी फाइल को एक्सचेंज करवा पा रहे हो, ठीक है। तो एफटीपी के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, सबसे पहले टू प्रोमोट शेयरिंग ऑफ फाइल, सबसे पहले हम क्या करवा रहे हैं, इन फाइल्स को शेयर करवा रहे हैं। उसके बाद है एनकरेजिंग इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर to shield the use of variation in file storage system among different hosts to transfer data reliability and efficiently, ठीक है, कि हम पूरे के पूरे जो है डेटा को यूज कर पा रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद आता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी का क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमें डेटा की रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम वायर के थ्रू डेटा को जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं। टीसीपी और यूडीपी दो प्रोटोकॉल पढ़े थे ना आपने, ठीक है, तो वहीं से आपको थोड़ा ध्यान हो तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द करेक्ट डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर। ये वेरीफाई करता है कि आपने जो डिलीवर हुई है वो करेक्ट डिलीवरी हुई है कि नहीं। डेटा कैन बी लॉस्ट इन द इंटरमीडिएट नेटवर्क। TCP adds support to detect errors and loss of data and trigger the transmission until the data is correctly and completely received, ठीक है। इसके बाद
आता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मूविंग पैकेट फ्रॉम द डेटा फ्रॉम वन नोड टू अदर नोड। आईपी फॉरवर्ड इच पैकेट बेस्ड ऑन 4 टाइप डेस्टिनेशन, ठीक है। तो हर एक का क्या होता है, आईपी एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट होता है ताकि हमें इजीली पता चल सके कि किसका है, ठीक है। इंटरनेट ऑथराइज असाइन रेंज ऑफ नंबर टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन असाइन ग्रुप ऑफ देयर नंबर टू डिपार्टमेंट, ठीक है। IP operate on gateway machines that move the data from department to organization to region and around the world, ठीक है। फिर हम IP एड्रेसेस दे देते हैं, हर एक कंप्यूटर का अपना अपना IP एड्रेस होता है 192 0 पॉइंट समथिंग समथिंग इस तरीके से, ठीक है, क्लासेस वगैरह। तो आई होप आपने IP एड्रेसेस अच्छे से कर लिए होंगे, IPv4 IPv6 ये सब किया होगा, क्लास A क्लास B क्लास C क्लास D ये सारी चीजें की होंगी, ठीक है। अब देखो टेलनेट क्या होता है। टेलनेट क्या है, रिमोटली हम असेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज एन ओल्डर internet utility that lets log on the remote computer. It also facilitate for terminal, ठीक है, emulation purpose. The terminal emulation means using a PC like a mainframe computer through a network, मतलब आपके कंप्यूटर को दूसरा असेस कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है, टेलनेट, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके ईमेल प्रोटोकॉल, ठीक है। ईमेल प्रोटोकॉल में आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा भाई आपका SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि आप नॉर्मली जो है आप एक मेल को ट्रांसफर कर रहे हो ओवर अ इंटरनेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका SMTP। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है ये रिसीव और होल्ड करता है ईमेल को फ्रॉम एन इंडिविजुअल अंटिल इट पिक इट अप, ठीक है। जब तक होल्ड करेगा जब तक वो पिक नहीं कर ले। अभी वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और POP3 इज द थर्ड वर्जन ऑफ द वाइड स्प्रेड मेथड ऑफ रिसीविंग ईमेल विद विच रिसीव एंड होल्ड ईमेल फॉर इंडिविजुअल एंटिटी, ठीक है। अब SMTP की डिसएडवांटेज क्या थी, इसकी जो SMTP में डिसएडवांटेज थी तभी हमने क्या किया था, POP3 को चूज करना किया था, ठीक है। ओके, SMTP की डिसएडवांटेज क्या थी, डेस्टिनेशन कंप्यूटर इज नॉन लाइन। अगर आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या था, मेल कैन नॉट बी रिसीव्ड, सो SMTP सर्वर्स रिसीव द मेल ऑन बिहाफ ऑफ एवरी होस्ट एंड रिस्पेक्टिव होस्ट, देन इंटरैक्ट विद द SMTP सर्वर टू रिट्रीव मैसेज बाय यूजिंग अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल कॉल्ड POP, ठीक है। तो SMTP में क्या होता है कि अगर कोई डेस्टिनेशन पे नहीं है तो मेल जो है वो कैन नॉट बी रिसीव नहीं हो रही, ठीक है। इन POP3 को में जो है इसको क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। ओके, इसके बाद है आपका रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल जो कि आपका टेलनेट आता है, ठीक है, और आपका VoIP आता है। तो अगर मैं टेलनेट की बात करूं तो टेलनेट जो है वो मेन इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो क्रिएट करता है कनेक्शन विद रिमोट, ठीक है, रिमोट जो है कनेक्शन देता है, ठीक है। इट अलाउज यू टू कनेक्ट रिमोट कंप्यूटर, जो है ये अलाउ करता है कि जैसे सपोज मैंने अपने कंप्यूटर का एक्सेस किसी को प्रोवाइड किया, ठीक है। वंस योर टेलनेट क्लाइंट सर्विस कनेक्शन एस्टेब्लिश, अगर आपका एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो रिमोट होस्ट योर क्लाइंट बिकम अ वर्चुअल टर्मिनल, मतलब जो आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है वो क्या बन जाएगा, वर्चुअल टर्मिनल बन जाएगा, अलाउइंग यू टू कम्युनिकेट विद द रिमोट होस्ट योर कंप्यूटर विद whatever privileges you may have been guaranteed to specific application data on the host computer, ठीक है। अब टेलनेट क्लाइंट अवेलेबल ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब में आप यूज कर सकते हो, लाइक मैक में, OS में, विंडोज में, यूनिक्स में, लाइनक्स, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप किसी को अलाउ कर देते हो तो वो आपका एक तरीके का क्या बन जाता है। ओके, इसके बाद आता है चैट प्रोटोकॉल या फिर VoIP, ठीक है। तो चैट में क्या होता है, IRC जो होता है एक प्रोटोकॉल है जो कि आप चैटिंग के लिए इसको यूज करते हो, और ये बेस होता है आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर, इसके ऊपर बेस होगा क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका VoIP। अगर मैं VoIP की बात करूँ तो ये होता है आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म अगर समटाइम एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट अनेबल्स द ट्रांसमिट ऑफ वॉइस यूजिंग पैकेट स्विच्ड नेटवर्क रादर देन यूजिंग पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। अब देखो VoIP सर्वर के जो है 3 कॉमन मेथड होते हैं। सबसे पहले आपका AT दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सेकेंड है आपका IP फोन्स, ठीक है, और थर्ड है आपका आपका कंप्यूटर टू कंप्यूटर, ठीक है। तो ये तीन जो है आप यूज करते हो भाई किसमें, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के। तो एनालॉग टू डिजिटल आप डेटा को ट्रांसमिट करोगे, IP फोन के थ्रू डेटा को भेज रहे हो, और कंप्यूटर टू कंप्यूटर की फॉर्म में आप डेटा को इजीली वॉइस ओवर इंटरनेट करवा रहे हो, ठीक है। तो ये तीन चीजें मेन है, मतलब थोड़ा सा देख लेना, ज्यादा नहीं है, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी की, ठीक है। मैं मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन कौन कौन सी आपकी टेक्नोलॉजीज होती हैं। सबसे पहले आती है आपकी 1G। देखो भाई, सबसे पहले जो आपके मोबाइल्स आए थे वो ऐसे आए थे जिसमें ना तो सिम कार्ड था, ठीक है, ना ही आप मैसेज भेज पा रहे। भाई ऐसा तो है नहीं कि एकदम से जो चीजें आई वो बिल्कुल एडवांस ही आई, मतलब उसमें बाद में कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ। तो इसके बाद 2G मोबाइल है जिसमें सिम को इंट्रोड्यूस किया गया, मैसेज का ऑप्शन आया। 3G में आपके स्मार्टफोन आ गए थे, ठीक है। 4G में आपकी स्पीड बहुत ही ज्यादा हो गई है। 5G जो है वो जो है अगर हम बात करें वैसे तो लॉन्च हो चुका है लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो 4G तक हम अभी यूज कर रहे हैं अपने इंडिया के अंदर। तो बस थोड़ा सा डायग्राम से समझते जाना, एक बार डायग्राम एक बार अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये डायग्राम, ये 1G के हैं, ठीक है, पहले वाला। ये 2G, ये 3G में आपका स्मार्टफोन, और ये अभी 4G, ठीक है। पहले जो आपके स्मार्टफोन थे बहुत महंगे महंगे आए थे, लेकिन आपका इंटरनेट भी काफी महंगा था, लेकिन अब सारी चीजें क्या हो गई, कॉस्टली कॉस्ट में हो गई, ठीक है। तो 1G की बात कर लेते हैं कि 1G क्या होता है और 1G में क्या क्या। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लो भी क्या होता है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी that allow us to communicate with other in different location without the use of any physical connection, wire or cable. Mobile communication make of life easier and it save time and obviously भाई मोबाइल कम्युनिकेशन ने आपके लाइफ को क्या कर दिया, इजी कर दिया है, और आपका जो टाइम है वो काफी हद तक बच गया। जैसा कि मैंने कहा था कि पहले भी अगर मुझे किसी से एक छोटा सा मैसेज ही पास ऑन करना है तो पहले स्पेशली मुझे उसके घर जाना पड़ता था, ऐसे मैसेज पास ऑन नहीं होते। लेकिन विद इन मोबाइल फोन जो है हमारा टाइम भी सेव होता है, साथ में हमारी मनी भी सेव होती है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं। उसके बाद है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन इज ऑल्सो कॉल्ड मोबाइल सेलुलर नेटवर्क। सेल फोन और हैंड फोन इज एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन, इट इज इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज फॉर फुल डुप्लेक्स two-way radio telecommunication over cellular network base station known as a cell site, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 1G की, ठीक है। 1G को स्टार्ट करते हैं। तो 1G जो आपका आया था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1970 और 1980 के बीच, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस हुआ था भाई, 1970 और 1980 के बीच में। ये जो है स्कीम, उसके बाद ये यूज हुआ था, यूज फॉर वॉइस कॉल, वॉइस के लिए हमने यूज किया था। और इसके अंदर जो हमने यूज किया था वो एनालॉग सिग्नल यूज किया था, ध्यान रखना भाई। 1G के अंदर हमने एनालॉग सिग्नल को यूज किए थे, वॉइस कॉल के लिए इसको यूज किया गया था। और जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की गई थी वो सर्किट स्विचिंग यूज की गई, ठीक है। मैंने कहा था ना सर्किट स्विचिंग नाउ डेज तो हम यूज नहीं करें, लेकिन पहले जो है सर्किट स्विचिंग यूज की जाती है मोबाइल फोन के लिए स्पेशली। इसके बाद जो स्पीड थी इसकी वो 2.4 kbps थी। पुअर वॉइस क्वालिटी थी, नो कोई डेटा की सिक्योरिटी नहीं थी। डिजाइन ओनली फॉर वॉइस कॉल, ये सिर्फ डिजाइन किया गया था वॉइस कॉल के लिए, ठीक है। विद ऑलमोस्ट नो कंसिडरेशन ऑफ डेटा सर्विस, ठीक है। अब जैसे ही 1G आपका फर्स्ट जनरेशन आई, ऑब्वियसली जब फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकेंड जनरेशन आती है तो उसमें जो फर्स्ट जनरेशन में जो कमियां थी वो सेकेंड में रिमूव हो, ठीक है। तो 2G मोबाइल सिस्टम को हम डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं कि FDM में क्या होगा, CDM में क्या होता है, TDM में क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं FDM की बात करते हैं, FDM में होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस। और ये ईच यूजर यूटिलाइज अ पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, ठीक है। ईच यूजर हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, हर एक यूजर का क्या होता है, खुद का फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है, ठीक है। ओके भाई, हाँ जी। सेकेंड है आपका CDMA, ठीक है। तो CDMA क्या होता है, स्टैंड फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेंडर और रिसीवर के साथ जो है, जब जब यहाँ पर हम कुछ भेज रहे हैं इसके पास, तो सेंडर जो है साथ में कोड भी भेज रहा है, ठीक है। तो वन द सेंडर एंड द डेटा सिग्नल इज एनकोडेड गिवन द यूनिक कोड। यहाँ पर जो है एक यूनिक कोड भेजा जाता है, उसी के बाद डेटा को देखा जाता है। रिसीवर रिकॉर्ड द सिग्नल, जो रिसीवर के पास जब सिग्नल पहुंचा है तो वो उसको डिकोड करेगा जो इसने कोड भेजा है उसकी हेल्प से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनिक कोड एंड रिकवर द ओरिजिनल डेटा। तो ये कोड डालेगा तभी उसको ओरिजिनल डेटा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसके नाम से आप समझ पा रहे हो, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस की कोड के थ्रू ही हम जो है डेटा को असेस करते हैं। पहले में था फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम कोड के थ्रू, ठीक है। थर्ड है आपका टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस, ठीक है। क्या है भाई, टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस इच यूजर इज अलाउड टू ट्रांसमिट। यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, ट्रांसमिट करवा रहे हैं, हर एक यूजर जो है ट्रांसमिट करवा रहा है ओनली विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। डिफरेंट यूजर ट्रांसमिट इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट में डेटा को भेज रहे हैं।
व्हेन यूजर ट्रांसमिट दे ऑक्यूपाई द होल फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। यहाँ पर एक टाइम की फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स में यहाँ पर हम टाइम पे फोकस करेंगे। यहाँ पर हर एक यूजर अलाउ कर रहा है ट्रांसमिट ओनली विद इन स्पेसिफाइड इन इंटरवल। तो इस तरीके से जो आपने डिजिटल में देखा ना एक पर्टिकुलर जो इंटरवल के टाइम, तो वही बात है, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे 2G के बारे में। हमने 1G देख लिया था, अब हम देखेंगे 2G को कि 2G क्या होता है। 2G जो है फर्स्ट डिजिटल सेलुलर सिस्टम था, क्योंकि 1G में हमने एनालॉग को यूज किया था और 2G के अंदर हमने क्या किसको यूज किया, डिजिटल। लॉन्च इन 1980, तो वो 70 और 80 के बीच में यूज हुआ था। ये 1990 में इसको जो है लॉन्च किया गया। ऑफर इम्प्रूव साउंड क्वालिटी, यहाँ पर जो है आपकी साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया। सिक्योरिटी बेटर थी, ठीक है। जीएसएम का यहाँ पर कंसेप्ट आ गया, यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीपीआरएस आ गया, जनरल पैकेट रेडियो पैकेट। और डेटा रेट भी जो है पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर बढ़ गया, यानी कि 104 केबिट पर सेकेंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1G में जो जो डिसएडवांटेज है आप कह सकते हो, उससे काफी सारी चीजें जो है इम्प्रूव की गई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। तो अगर हम बात करो न्यू सर्विस सच एज टेक्स्ट मैसेजिंग, अब इसकी एडवांटेज क्या थी भाई, इसमें टेक्स्ट मैसेज को जो है नई सर्विस ऐड की गई। पैकेट डेटा फॉर एमएमएस एंड इंटरनेट एक्सेस, कॉल्ड आई एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस सिम, यहाँ पर जो है आपके सिम को भी इंट्रोड्यूस किया गया। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड, तो सिम की फुल फॉर्म देख लेना, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या थी, लो नेटवर्क था, क्या था भाई, लो नेटवर्क था, स्लो डेटा, ठीक है। अब नेटवर्क तो यहाँ पर भी कम है, ठीक है, और डेटा रेट भी कम है। ओवरकम टू दिस टू प्रॉब्लम, टू न्यू नेटवर्क सीडीएमए और एज, यानी कि एनहांस डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन वर इंट्रोड्यूस, मतलब इस प्रॉब्लम को इंप्रूव करने के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2G की जो प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम करने के लिए किसको इंट्रोड्यूस किया गया, सीडीएमए एंड एज को, ठीक है। एज आपको क्या था, एनहांस डेटा रेट था, किसके लिए, जीएसएम के। क्लियर है भाई, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब आ जाती है आपकी 3G मोबाइल सिस्टम। 3G मोबाइल सिस्टम में आपका क्या था भाई, इन जनरेशन वेब ब्राउजिंग, यहाँ पर जो आपके फीचर्स आए 3G के अंदर काफी खासू थे भाई 2G और 1G के कंपैरिजन में। यहाँ पर आपका वेब ब्राउजर इंट्रोड्यूस, ईमेल आया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट हो गई थी, वीडियो को आप डाउनलोड कर पा रहे थे, पिक्चर आप शेयर कर पा रहे थे। अदर स्मार्टफोन, ठीक है, काफी सारे स्मार्टफोन आए आपके, टेक्नोलॉजी वर इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पर ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई, क्या क्या, वेब ब्राउजिंग का फीचर आया, ईमेल का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, वीडियो डाउनलोड कर सकता है, फिर पिक्चर को आप शेयर कर सकते हो, स्मार्टफोन आपके आ गए, ठीक है। तो डिवाइसेज आर कॉल्ड स्मार्टफोन, मतलब आप जो है एक बड़े कंप्यूटर से एक छोटा कंप्यूटर, मतलब एक छोटा कंप्यूटर अपनी जेब में 24 घंटे लिए घूम सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फटाक से वहां से देख सकते, ठीक है। आपको फोन के फायदे बताने की जरूरत नहीं है, आज के डेट में सबको बताएं कि क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। फास्ट कम्युनिकेशन हो गया, डेटा स्पीड, जो डेटा स्पीड बिटवीन 134 kbps से 2 mbps के बीच में होगी। हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन, क्वालिटी वॉइस की काफी बढ़ गई। मोबाइल इंटरनेट, ठीक है, सपोर्ट मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया को सपोर्ट करने लगा, लाइक प्लेइंग म्यूजिक, व्यूइंग वीडियो, ठीक है, ऑडियो, ठीक है, क्योंकि मल्टीमीडिया कंसेप्ट आती क्या आता है, वो इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। सपोर्ट फॉर जैकेट स्विच एंड सर्किट स्विच डेटा, सॉरी यहाँ पर पैकेट स्विच, ठीक है, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग ट्रांसमिशन यहाँ पर यूज, ठीक है, 3G मोबाइल सिस्टम के। क्लियर है भाई, पैकेट स्विचिंग का कंसेप्ट आ गया, सर्किट तो यूज हो ही रहा है, साथ में पैकेट भी, ठीक है। अब है आपका 4G और 5G, ठीक है। तो 4G में आपकी इंटरनेट स्पीड को और बढ़ाया गया, ठीक है। वॉइस कॉल में और सेंडिंग टेक्स्ट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया गया, क्योंकि 3G में काफी बेटर था, ठीक है, तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ भाई। बट वेरी फास्ट वेब सर्विस, वेब की जो सर्विस है वो बहुत फास्ट होगी, 3G के कंपैरिजन में 4G काफी फास्ट था, ठीक है। स्पीड ऑफ जनरेशन फ्रॉम 100 Mbps टू 1 GB, तो स्पीड जो है वो 100 से क्या हो गई, 1 Gbps तक हो गई। बेस्ड ऑन LTE, किसके ऊपर बेस्ड था, LTE क्या होता है, एडवांस लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और वॉइस एज VoIP, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेटर वीडियो कॉलिंग, मतलब वीडियो की ऑब्वियसली भाई इंटरनेट की स्पीड अच्छी हुई है तो वीडियो कॉलिंग की जो क्वालिटी है वो भी तो अच्छी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर रहे हो, वीडियो मीटिंग आप कर रहे हो, तो वो 3G के कंपैरिजन में 4G में अच्छा होगी। जैसा आपका इंटरनेट चलेगा वैसे ही आपकी क्वालिटी भी तो अच्छी होगी, ठीक है।
आजकल वो HDHD में मूवी देख रहे हो क्योंकि इतना इंटरनेट आपका सस्ता हो गया। तो ये सारी फैसिलिटी आई हुई किसके अंदर, 4G के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं 5G के अंदर। इट इज येट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, अभी ये जो है इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया, बाकी देशों में आ गया लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं आया है। विच प्रोमिसेस सुपर फास्ट डेटा ट्रांसफर रेट, यहाँ पर भी जो है जो आपकी स्पीड है उसके ऊपर काम किया गया है, इंटरनेट स्पीड। तो क्या यहाँ पर 1 Gbps तक थी, अब 5G में क्या हो जाएगा 20 Gbps, ठीक है, अलोंग विद एनर्जी सेविंग। तो आप देख सकते हो क्या क्या एडवांसमेंट आया है 1G और 5G के बीच, ठीक है, 1G से लेके 5G के बीच में क्या एडवांस आया है। क्लियर हो गया भाई, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सबको क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वायरलेस मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होती है, वायरलेस, ठीक है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन सिंपली डेटा ट्रांसमिशन विदाउट यूज ऑफ लैंडलाइंस। मोबाइल कंप्यूटिंग मीन्स दैट द कंप्यूटिंग डिवाइस इज नॉट कंटिन्यूअसली कनेक्टेड टू द बेस और द सेंट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लैंडलाइन को लाइंस को यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, वायरलेस की बात होती है। तो सबसे पहले आता है आपका GSM, दैट इज ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन। Mobile communication, it is leading digital cellular system. It covers area, cell phone. User can buy one phone that will work anywhere. The standard is supported. ठीक है, कि आप कहीं से भी फोन को जो है बाय कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी काम कर सकते, ठीक है। It uses narrow band DDMA which allow 8 simultaneous call on the same radio frequency। मतलब एक टाइम पे आप 8 साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 8 कॉल को जो है कह सकते हैं कि एक साथ आप इतनी कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका CDMA, दैट इज कोड डिवीजन मल्टीपल एसेट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सेल टेक्नोलॉजी यूज स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। CDMA डज नॉट असाइन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी टू ईच अदर, इंस्टेड एवरी चैनल यूज अ फुल अवेलेबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसके बाद है WLL। तो WLL आपका क्या कहता है, वायरलेस इन लोकल लूप। क्या कहता है, वायरलेस इन लोकल लूप, ठीक है। तो वायरलेस इन अ सिस्टम दैट कनेक्ट सब्सक्राइबर टू द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क यूजिंग रेडियो सिग्नल्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अदर कनेक्टेड मीडिया, ठीक है। उसके बाद है आपका ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल की अगर मैं बात करूँ तो वही है, आप ईमेल जो है, आप अगर आपको कहीं पर CV देना है या कुछ करना है, आप किसी के पास मेल भेज रहे हो तो आप ऑब्वियसली ईमेल का यूज करोगे। ईमेल होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, सेंडिंग और रिसीविंग, मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर। चैट होता है ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इन रियल टाइम, मतलब रियल टाइम मतलब उधर से वो बंदा भी ऑनलाइन है, इधर से आप भी ऑनलाइन हो, रियल टाइम में आप दोनों टेक्स्ट करो, ठीक है, जिसको आप चैटिंग भी कहते हैं, ठीक है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, इज अ टू वे वीडियो फोन कन्वर्जन अमंग मल्टीपल पार्टिसिपेट इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे घर में भी क्या होता है, हम वीडियो कॉल करते हैं तो काफी सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर मीटिंग वगैरह हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देखते हो कि एक टाइम पे आप मल्टीपल पार्टिसिपेंट जो है वहां पर यूज हो। उसके बाद है SMS। SMS की फुल फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो SMS मतलब एक छोटी मैसेज के फॉर्म में आपने डेटा भेज दिया। ट्रांसमिशन ऑफ शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज टू एंड फ्रॉम मोबाइल फोन, फैक्स मशीन एंड IP एड्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यूज करते हो SMS के अंदर। एक आपने मोबाइल फोन यूज किया, फैक्स मशीन यूज किया, IP एड्रेसेस यूज किए, तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, SMS, ठीक है। अब 3G और एज क्या होता है, लास्ट है हमारा 3G is a specification for third generation of mobile communication or mobile communication technology. 3G promises increased bandwidth, और जो आपकी स्पीड है वो भी क्या होगी यहाँ पर इंक्रीज होगी। और एच क्या होता है, एच एनहेंस डेटा रेट होता है, जो कि ग्लोबल इनोवेशन में आप इसको यूज करते हो, जो कि रेडियो बेस्ड हाई स्पीड मोबाइल डेटा स्टैंडर्ड हो, ठीक है। तो एच की जो फुल फॉर्म है उसको देख लेना, एनहांस डेटा रेट फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन, ठीक है। क्या होगा, एनहांस डेटा रेट फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है नेटवर्क सिक्योरिटी का। भी नेटवर्क हमने पढ़ लिया, इतनी सारी चीजें हम कर रहे हैं, इतनी ज्यादा सारी चीजों में हमें हेल्प कर रहा है, लेकिन इसमें जो है आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है, आपको क्या जो है नेटवर्क की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। आई थिंक लास्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। ओके,
थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लो। नेटवर्क सिक्योरिटी डील्स विद पॉलिसी अडॉप्टेड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क। मतलब जो आपके अनऑथराइज यूजर होते हैं, जो हम नहीं चाहते कि हमारे डेटा को असेस करें, वो आपके डेटा को मिस यूज करने लग जाए, असेस करने लग जाए, आपके फोन में आके आपकी सारी फाइल को डिलीट कर दे, करप्ट कर दे, खराब कर दे, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज करते हैं। इट ऑल्सो इंश्योर दैट अनऑथराइज्ड यूजर हैव टू एडिक्वेट एक्सेस टू ऑल नेटवर्क रिसोर्सेज, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके नेटवर्क सिक्योरिटी के किस किस से आपका नेटवर्क जो है वो खराब हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं और किससे आप उससे सिक्योर कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके वायरसेस, ठीक है। तो वायरस क्या कहता है, आपका वायरस जो एक प्रोग्राम होता है जो अगर आपके कंप्यूटर में अटैच हो जाए, ठीक है, रेप्लिकेट हो जाए, अटैच टू अदर प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाए, तो ये आपके फाइल्स को करप्ट कर देगा। क्या कर देगा, फाइल्स को करप्ट कर देगा। एग्जीक्यूटेबल कोड्स, वायरस एंटर द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू एन एक्सटर्नल सोर्सेज। जो वायरस है आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक्सटर्नल सोर्स आता है, लाइक पेन ड्राइव आपने अटैच की, उससे आ गया। आपने कोई एक्सटर्नल और कोई चीज अटैच की, ठीक है, तो उससे आ गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, अगर आप कोई एक्सटर्नली चीज अपने कंप्यूटर में जो है अटैच कर रहे हो, तो पहले उसको स्कैन करके देखो, भाई नहीं उसमें कोई वायरस तो नहीं है। अगर स्कैन कर रहे हो और स्कैन करने के बाद सेफ है, तो बिल्कुल आप यूज करो। सीडी वगैरह हो गई, ठीक है, अदरवाइज आप जो है यूज मत करो। तो एक्सटर्नली जो है वायरस आता है। उसके बाद आता है वॉर्म। वॉर्म क्या करता है कि आपके कंप्यूटर प्रोग्राम, आपके कंप्यूटर के अंदर आएगा और सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब अपनी ही खुद की कॉपियां बनाना शुरू कर दे, ठीक है। और जिससे क्या होगा, नो क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट सेल्फ एंड ऑन वन कंप्यूटर बट प्रोपोगेट थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। ये करेगा, खुद की ही जो है कॉपीज बनाना शुरू कर देगा और आपकी फाइल जो जो मतलब उनकी जो मेमोरी है उसको भरना शुरू कर देगा। वॉर्म्स लॉग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड एक्सप्लॉइट द सिस्टम। मतलब आपके सिस्टम को नुकसान कर सकता है, ठीक है। वर्म्स के बाद आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजफुल प्रोग्राम, जो आपके यूजफुल प्रोग्राम है, एक क्रैकर, क्रैकर और हैकर, तो दोनों की टर्म देख लो। हैकर जो है वो आपके प्रोग्राम को हैक करते हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं, उनकी इंटेंशन नहीं होती कि भाई आपके प्रोग्राम को गलत इंटेंशन से, मतलब गलत इंटेंशन से आपके प्रोग्राम को हैक नहीं करना चाहते, उसकी मर्जी से करते हैं और उनकी जो सोच है वो साफ होती है। लेकिन क्रैकर क्या होते हैं, वो गलत इरादों के साथ क्रैक करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। तो वही है। तो ट्रोजन हॉर्स जो होता है एक यूजफुल प्रोग्राम है जो हवे क्रैकर कैन यूज टू इंट्रोड्यूस द कंप्यूटर सिस्टम in order to exploit the resources such as program can also enter the computer through an email for the free programs, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाउनलोड करवा रहे हैं थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। उसके बाद आता है आपका स्पैम। स्पैम आपने देखा होगा ना, आप ईमेल वगैरह यूज करते हैं तो वहां पर स्पैम का कॉलम आता है जहां पर आपके मैसेज जो है वो स्पैम में चले जाते हैं। फेसबुक पे भी आपके मैसेज जो है वो कुछ स्पैम में होते हैं, ठीक है। तो स्पैम होता है अनवांटेड ईमेल होता है जहां पर यूजुअली कमर्शियली नेचर सेंड आउट इन बल्क, ठीक है। तो आपके जो है इस तरीके से स्पैम का एक अलग से होता है और वहां पर जो है आपके मैसेज चले जाते हैं, ठीक है। तो वही है, आपको इन सारी चीजों से बचना है, ठीक है। स्पैम अनवांटेड ईमेल होता है जो स्पेशली कॉमर्शियल नेचर सेंड आउट इन बल्क, ठीक है, आपके पास भेजा जाता है जो कि स्पैम में जाके, ओके। इसके बाद आता है कुकीज। कुकीज क्या होता है, कुकीज करवाने से, डेफिनेशन करवाने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो कि जैसे सपोज मैंने किसी वेबसाइट पर कुछ चीजें देखी, ठीक है, मैंने कुछ चीजें देखी है, मैंने यहाँ पर देखो मैंने कुर्तीज देखी, ठीक है। फिर मैंने कुछ होम जो आपकी किचन की कुछ चीजें देखी, ठीक है, लेकिन मैंने उनको परचेज नहीं किया, मैंने बस उनको देखा और मैंने बंद कर दिया। तो जब आप कोई भी ब्राउजर खोलोगे ना, जब आप कोई भी वेब ब्राउजर खोलोगे तो आपको साइड में वही सारी चीजें दिखती रहेंगी, बार बार फ्लैश आउट होती रहेंगी और मे बी आपको समटाइम जो उनका चार्जेस भी कम मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से कि भाई आप उस चीज के अंदर इंटरेस्टेड थे, वो आपकी एक तरीके का कुकी बन गया कि भाई आपने उस चीज को देखा और आपके लिए वो एक कुकी बन गया कि भाई आप शायद बार बार उन चीजों को देखो तो आप उसको, आपको उससे खरीदने का अपने आप मन में हो जाए कि चलो भाई ले ही लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, देखो कुकीज की डेफिनेशन देखो, कुकीज आर टेक्स्ट मैसेज सेंड बाय वेब सर्वर टू द वेब सर्वर प्राइमरीली फॉर आइडेंटिफाइंग द, ठीक है, यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन मैथड। प्रोटेक्शन मैथड कौन कौन से होते हैं भाई वो देखो, देख। हाँ जी, सबसे पहले आपका ऑथेंटिकेशन,
फिर ऑथराइजेशन, फिर एनक्रिप्शन, फिर बायोमेट्रिक सिस्टम और फायरवॉल, ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके सिस्टम। ठीक है, अब आप सोचोगे ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में क्या डिफरेंस। ठीक है, तो देखो भाई क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। तो ऑथराइजेशन होता है, एक प्रोसेस होता है, वेरीफाइंग वे टू हैव टू असेस, मतलब कि आप क्या असेस करना चाहते हो। ठीक है, मतलब सॉरी, इसको हम ऑथराइज कर रहे हैं, कौन से यूजर को हम ऑथराइजेशन सॉरी ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं। अब सपोज देखो, मैं एक ऑनर हूँ, मैं इस कंपनी की ऑनर हूँ। ठीक है, अब मैंने जो है कुछ 4-5 लोगों को जो ऑथेंटिक है, मतलब मुझे जिनके ऊपर भरोसा है, मैंने उनको कुछ पावर दे दी कि भैया आप इस चीज को असेस कर सकते हो, आप इस चीज को असेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऑथेंटिकेशन कर दी, मैंने कुछ ऑथेंटिकेटेड लोगों को ये चीजें दी। ठीक है, अब ऑथराइजेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन होता है कि मैं मुझे इन चारों बंदों में से किसको क्या पावर दूँ। सपोज मैंने इसको सिर्फ रीड करने की पावर दी है कि भाई आप वहां पर जाओ और आप सिर्फ वहां से डेटा को रीड ही कर सकते हो, उसके अंदर ना कुछ लिख सकते हो ना कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड वाले को मैंने सारी पावर दे दी कि भाई आप राइट भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ लग रहा है कि गलत है तो आप राइट करो, अपडेट करो, रीड करो सारी। ठीक है, तीसरे वाले को सिर्फ मैंने राइट की प्रॉब्लम असेस दिया कि सिर्फ आपको राइट ही करना है। ठीक है, और चौथे वाले को भी मैंने जो है इस तरीके से कुछ लिमिटेड असेस दे दी। तो वही होता है ऑथेंटिकेशन में, हम कुछ यूजर्स चूज करते हैं कि इन यूजर को मैंने, जो ऑथेंटिकेटेड होते हैं, बिल्कुल जानवर होते हैं, जो भरोसेमंद लोग होते हैं, मैंने उनको जो है पावर दे दी। ठीक है, फिर मैंने ऑथराइज्ड में मैं उनको क्या क्या ड्यूटी दे रही हूँ। ठीक है, क्या क्या ड्यूटी दे रही हूँ वो उनके लेवल को देख के देंगे कि भाई कौन से लेवल पर है कि किसको क्या चीजें जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, क्या है भाई। ठीक है भाई, के बाद आता है आपका ऑथराइजेशन। क्लियर है, ऑथराइजेशन समझ में आया कि किसको मैंने क्या क्या अथॉरिटी दी। ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेशन में कि किस किस को मैं ऑथेंटिकेट यूजर बना रही हूँ, सेकंड में किस किस को मैं क्या क्या जो है पावर दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि कन्वर्जन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू, मतलब यहाँ पर हम जैसे मैंने इस स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड को डेटा भेजा। ठीक है, लेकिन मैंने इसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं भेजा। ठीक है, सपोज मैंने इसको भेजा डेटा, मैंने इसको डेटा भेजा भाई। ठीक है, तो मैंने डेटा भेजा आई, ठीक है, एफ एम एम पी। क्या आपको ये कोड समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, ये सेंडर था, ठीक है, और ये रिसीवर था, मैंने इसको क्या किया, ये वाला कोड भेज दिया। तो क्या आपको ये कोड समझ में आ रहा है कि क्या भेजा है, नहीं। और साथ में मैं इसके साथ एक की भी भेजी। ठीक है, मैंने इस कोड के साथ एक की भी भेजी, इसको एनक्रिप्ट करना है। मैंने की में लिखा -1, कि जो भी लेटर्स हैं उनमें -1 करते जाओ। तो मैंने आई में -1 किया तो आपका F, ठीक है, एफ में किया तो ई, एम में किया तो एल, एम में किया तो एल, और पी में किया तो ओ। ठीक है, तो अब इसने उसने क्या किया, जब रिसीवर के पास ये कोड गया तो उसने उसको एनक्रिप्ट किया, यानी कि जो की उस हेल्प से उसने एनक्रिप्ट किया, और उसको समझ में आया कि मैंने भेजा क्या, मैंने क्या भेजा, हेलो भेजा। समझ में आया भाई कि भाई एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन की मतलब, मैंने जब डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया, मैंने एनक्रिप्ट कर, तो वहां जाके उसको क्या करेगा, वापस से इस फॉर्म में लेकर आएगा, इस फॉर्म। ठीक है, एनक्रिप्ट करेगा कि भाई क्या भेजा है, और उसके साथ में की भी दूंगी। ठीक है, ताकि वो उसको एनक्रिप्ट कर सके। क्लियर है, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ द फॉर्म ऑफ डेटा वन फ्रॉम टू अनदर। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करना। ठीक है, और इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई आपने जो है एनक्रिप्शन करते हुए की वाला डेटा भेजा और की ये थी, तो फाइनल जो है आपको क्या आउटपुट मिली, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक सिस्टम जो है आजकल हम अपने फोन में यूज करते हैं, तो कॉमन सा है, हर कोई यूज करता है। ठीक है, कोई पर्सन आइडेंटिफिकेशन की, अब कि जैसे मेरी चीज है, मेरा लैपटॉप है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। आपको सेंसर्स जो है, आप कोई कोड वर्ड लगा सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से पैटर्न जो होते हैं उस पैटर्न को यूज कर सकते हो कि क्या होगा। ठीक है, तो यूनिक एस्पेक्ट ऑफ पर्सन आइडेंटिफिकेशन, किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि हर कोई अनऑथराइज यूजर भी उसको यूज ना कर सके, तो फिंगरप्रिंट रेटिनल पैटर्न, तो इट इज एस्टेब्लिश, मतलब तो आप उसको यूज करते हैं। आजकल फेस वाला, फिंगर वाला, काफी सारी चीजें यूज। ठीक है, तो ये था आपका बायोमेट्रिक, जो कि सिक्योरिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपका फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल क्या कहता है
फायरवॉल इज यूज टू कंट्रोल द ट्रैफिक बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, intercepts the packets between the computer network and allow only authorized packet to pass। मतलब जो ये पैकेट्स आप भेजते हो तो उसके ऊपर जो है ये चेक करेगा कि कौन सा जो है पैकेट सही है, कौन सा ऑथराइज है, कौन सा अनऑथराइज, ठीक है, और ऑथराइज पैकेट को ही ये पास करेगा पूरी तरीके का, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि पैकेट्स में कुछ ऐसे अनऑथराइज यूजर भी आए और जिससे वो आपके डेटा को करप्ट कर दें, ठीक है, तो वही क्लियर है अभी फायरवॉल का। उसके बाद देखो कुछ टर्म्स हैं। साइबर लॉ क्या होता है? साइबर लॉ रेफर टू द ऑल लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, कि जो भी लीगल और रेगुलेटरी जो एस्पेक्ट्स होते हैं साइबर लॉ, साइबर क्राइम, आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे क्राइम आजकल इंटरनेट के थ्रू होने लगे। तो ये पूरी जो है साइबर एक टीम होती है इसकी साइबर की, जो चेक करती है कि भाई कौन जो पूरा ये जो लैपटॉप था ये किस किसने एक्सेस किया है, क्या यूज होते थे, सारी चीजें, ठीक है, तो वही। तो लोग क्या कहते हैं कि लीगल रेगुलेटरी एस्पेक्ट है जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के लिए हम इसको रेफर करते हैं। उसके बाद आता है आपका साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, आज के टाइम पे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोग किसी तरीके से किसको ब्लैकमेल करते हैं किसी तरीके से, ठीक है। तो साइबर क्राइम इन्वॉल्व द यूजेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क फॉर क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटी। लोग क्रिमिनल जो एक्टिविटी होती हैं उसके थ्रू आप नेटवर्क का यूज करते हैं, और फिर जब साइबर क्राइम की जो टीम बैठी होती है फिर वो उनके केसेस को सॉल्व करती हैं, ठीक है, तो वही साइड। अब हम हैकिंग की बात करते हैं। हैकिंग के काफी सारे कोर्स, मतलब जो किसी, मतलब वो हैकिंग जो किसी को बिना किसी परेशानी के, मतलब बिना किसी नुकसान के हम हैकिंग करते हैं, वो आपकी हैकिंग होती है। हैकिंग इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज। तो इसका काम जो होता है वो रिसोर्सेज को हार्म करना नहीं होता। लेकिन अगर हम क्रैकर का बात करें तो क्रैकर जो होता है वो आपके अनऑथराइज एक्सेस तो करता ही है, साथ में आपके सिस्टम को भी हार्म करता है, ठीक है, ये है भाई। अब देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द राइट गिवन टू द इंडिविजुअल ओवर इन्वेंशन ऑफ देयर ओन, ठीक है, ये जो होता है आपका, हाँ जी, आईपीआर क्या होता है? आईपीआर इशू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर राइट ऑफ द गिवन टू इंडिविजुअल ओवर द इन्वेंशन ऑफ देयर ओन। They usually give the creator an exclusive right over the use of his or creation for the certain period of a time, ठीक है। There are only three way to protect intellectual property। तीन रास्ते होते हैं जिससे आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पेटेंट, ठीक है, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ठीक है। होता है ना कि आप कॉपीराइट कर देते हो, ट्रेडमार्क, पेटेंट, किसने इसका पेटेंट ले रखा है। उसके बाद आता है आपकी लास्ट टर्म यानी ये क्रैकिंग, ठीक है। अगर मैं क्रैकिंग की बात करूं, क्रैकिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड बाय विच अ पर्सन हु गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर विद इंटेंशन ऑफ खोजिंग। मतलब इसकी जो पूरी की पूरी इंटेंशन होती है क्रैकर की, उसकी इंटेंशन ये होती है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करना है, खराब, ठीक है। हैकिंग में क्या हो रहा था, नॉर्मल बिना इंटेंशन, मतलब आपकी इंटेंशन खराब नहीं थी, आपका नहीं था कि भाई आपको सिस्टम को खराब करना है, डैमेज करना। लेकिन क्रैकिंग में आपका पूरा का पूरा इंटेंशन यही होता है कि आपको सिस्टम को खराब ही करना है, डैमेज करना है, ठीक है। तो ये आपका क्रैकिंग हुआ, क्लियर है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है भाई, ये लास्ट टॉपिक नहीं था, ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि वेब सर्विस, कि कौन कौन सी वेब सर्विसेज होती हैं, डब्ल्यू क्या है, एचटीएमएल क्या है, एक्सएमएल क्या है, ये सारी चीजें हमें, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका डब्ल्यू दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब या फिर W3 या सिंपली वर्ब इज अ कलेक्शन ऑफ लिंक, डॉक्यूमेंट और पेजेस। ये जो है सिंपली आपका कलेक्शन होता है किसका, डॉक्यूमेंट्स और पेजेस का, जो कि आपका वेब पे होता है, स्टोर्ड ऑन मिलियंस कंप्यूटर, डिस्ट्रॉयड, मतलब ये जो है आपका कहाँ पर स्टोर होते हैं, इंटरनेट, ठीक है। और डब्ल्यू को किसने इन्वेंट किया था भाई, किसने इन्वेंट किया था, टिम बर्नर ली ने। किसने इन्वेंट किया था, टिम बर्नर ली, ठीक है। इन्वेंशन किसने किया था, टिम बर्नर ली ने, डब्ल्यू। उसके बाद आता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वैसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले फुल फॉर्म ही आएगी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी, हाँ, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एचटीएमएल जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि डिस्क्राइब करती है स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ द वेब पेज, कि जो आपका ये वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर कैसा हो। लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। यहाँ पर जो है आपके वेब पेज जो है क्रिएट किए जाते हैं, और ये वेब पेज आपके स्टैटिक कैसे होते हैं, स्टैटिक, ठीक है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो होती है
वो एक्सटेंशन और मार्कअप लैंग्वेज होती है जो डिस्क्राइब करती है मार्कअप लैंग्वेजेस। मतलब यहाँ पर कुछ हम ऐसी चीजें यूज करते हैं, ठीक है, एक्सटेंशेबल जो है टैग्स वगैरह मार्कअप हम यूज करते हैं इसके अंदर एग्जाम में, ठीक है। ओके, उसके बाद करते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म इसकी एक ही होगी, और इसके अंदर जो है प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बिटवीन द सर्वर एंड द ब्राउजर, ठीक है। उसके बाद आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम आपने देखा है ना कि आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको डोमेन नेम लेना होता है। डोमेन नेम एक यूनिक नेम होता है जो आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर किसी भी वेबसाइट को। अगर आप कोई वेबसाइट बनाए तो आपके लिए आपको उसके लिए डोमेन नेम लेना होगा, ठीक है। रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सर्वर वेयर द वेब पेजेस आर रिजाइड, कि आपके जो वेब पेजेस हैं वो कहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द मीन टू लोकेट रिसोर्सेज, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं सच एज वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। URL is also method to address the web pages on the internet. There are two types of URL, that is absolutely URL और relatively URL, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में क्या होता है कि एक तरीके का आपको एक कहाँ पर जो आपके रिसोर्सेज हैं वो लोकेट कर रहे हैं वेब पेजेस के ऊपर। मतलब जो वेब पेज है वो वेब पेज कहाँ होंगे, इंटरनेट पे। और जो लोकेट जो यूआरएल बताते हैं कि कौन से रिसोर्सेज कौन से वेब पेज के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आती है वेबसाइट। वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर। ये जो वेब पेजेस है मतलब बहुत सारे वेब पेजेस हम क्या एक साथ इकट्ठे कर देते हैं कहाँ पर, वेबसाइट, ठीक है। तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वेबसाइट। वेब ब्राउजर क्या होता है, अब ब्राउजर आप सर्च करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च करना है तो मैं ब्राउजर का ही तो यूज करूंगी। गूगल हो गया, क्रोम हो गया, याहू हो गया, ठीक है। बहुत सारे आपके जो है ब्राउजर सॉफ्टवेयर पब्लिक एंडेड अनेबल टू ब्राउज सर्च एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब आप कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहे हो फिर कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम द वेब। मतलब वेब में मतलब इंटरनेट है तभी तो आप वेब ब्राउजर यूज करोगे भाई। अगर आपके कंप्यूटर में आपके फोन में इंटरनेट नहीं है तो क्या आप वेब ब्राउजर चला सकते हो, क्या आप गूगल चला सकते हो, क्या आप क्रोम चला सकते हो, नहीं भाई, ठीक है। तो ये चीजें हैं तभी आप इन चीजों का यूज कर पाओ, ठीक है। तो ये होता है आपका वेब ब्राउजर। वेब सर्वर क्या होता है कि कौन से सर्वर पर है कि web pages on the internet are stored on the computer that are connected to the internet. These computer are known as web server, ठीक है। कि जो आप वेब पेजेस आप इंटरनेट पे यूज कर रहे हो, ठीक है, जो वेब पेजेस आप इंटरनेट पे स्टोर करवा रहे हो कंप्यूटर पे, वो कनेक्टेड है किससे भाई, इंटरनेट से, ठीक है। तो वो आपके क्या होंगे, एक तरीके के सर्वर। इसके बाद आता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग और वेबसाइट मतलब जब आपने वेबसाइट बना ली है, आपका सारा काम बन गया है, आपने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद आपको वेबसाइट को होस्ट करना है, ठीक है। आपको वेबसाइट अपनी होस्ट करनी है। तो वेब होस्टिंग और वेबसाइट होस्टिंग इज द सर्विस टू होस्ट स्टोर एंड मेंटेन द वेबसाइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो आप उसको स्टोर करवाओगे, मेंटेन करवाओगे कहाँ पर भी, www पर, ठीक है। उसके बाद आता है वेब 2.0। 2.0 जो होती है वो आपकी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं। वेबसाइट को क्या करते हैं, इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है वेब 2.0 का, ठीक है। तो 2.0 रेफर टू न्यू जनरेशन ऑफ डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट। वेब 2.0 वेबसाइट यूज अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड AJX, दैट इज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्स, ठीक है। और इसके साथ ही आपका एक आता है DHTML, डायनामिक होस्ट सॉरी डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जैसे वहां पर स्टैटिक वेब पेज थे ऐसे ही DHTML में क्या होता है, डायनामिक पेजेस होते हैं, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस होता है, टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। लास्ट है हमारा वेब स्क्रिप्टिंग, ठीक है। वेब स्क्रिप्टिंग एक प्रोसेस होता है क्रिएट एंड एम्बेडिंग स्क्रिप्ट इन वेब पेजेस आल्सो नोन एज वेब स्क्रिप्ट। Process of creating and embedding script in web pages is known as web scripting, ठीक है। ये टाइप्स क्या होंगी, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड भी होता है, सर्वर भी होता है। क्लाइंट साइड जैसे आपकी VB स्क्रिप्ट हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, PHP हो गई, ये सारे आपके क्या है, क्लाइंट साइड, ठीक है। तो समटाइम क्वेश्चन आ जाता है ये कौन सी क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है, कौन सी सर्वर साइड होती है। तो सर्वर साइड आपकी ASP, JSP, PHP। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सपोर्ट एग्जीक्यूशन एट द सर्वर, ठीक है। ASP.NET JSP, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है वो सपोर्ट करते हैं इंटरेक्टिव विद वेब पेज, ठीक है। क्लियर है भाई।
इसी के साथ जो है आपका ये वाला जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको पूरे की पूरी जो वीडियो है वो क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर आपको कहीं पर जो भी समझ में नहीं आया। ये था आपका पूरा 12th क्लास के एनसीईआरटी का एक तरीके की समरी लगा लो, या एक तरीके का पूरा जो 4 चैप्टर की जो पूरी समरी थी वो यही थी। ठीक है, और आपके एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैंने बता दी हैं। ये एटलीस्ट आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से करनी है, साथ में आपको ओएसआई मॉडल और आईपी एड्रेसेस, ठीक है, ये भी करना। इतना कर लोगे आपका नेटवर्किंग में से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि नेटवर्किंग आपका मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसलिए मैंने जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको करवाई। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो भी चैनल को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।